अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आपको खुशामदीद कहेंगे अपने इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुबह से आगे। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। दिस इज इमरान हसन। वेलकम बैक वंस अगेन। इस उम्मीद के साथ कि आपका वीकेंड बहुत अच्छे से गुजरा है। अगर तो अच्छा गुजरा है तो ज़बरदस्त, अगर नहीं मेरी तरह थोड़ा बोर गुजरा है तो कोई बात नहीं। कोशिश करेंगे इस वीकेंड के बाद जो अगला वीकेंड आएगा उस पर कुछ ना कुछ अच्छी प्लानिंग हो जाए। लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस फॉर योर डे। अल्लाह करे अच्छे से गुजरे। आपको वेलकम करते हैं। आज का दिन तो बहुत खूबसूरत है चूँकि 16 दिसंबर है। मौसम के नुक्ता निगाह से, सर्दी के नुक्ता निगाह से, लेकिन इस दिन से हमारी कुछ बहुत तल्ख यादें जुड़ी हैं। कुछ ऐसी यादें जिनको हम कतई तौर पे भुला नहीं सकते। स्टार्टिंग विद 1971 सुकूत ढाका एंड देन आज से 10 साल पहले आर्मी पब्लिक स्कूल का वो वाक़या जिसने पूरी कौम को हिला कर रख दिया, जोड़ा भी एक लिहाज से, लेकिन आज तक हम वो ज़ख्म भूले नहीं। और मुझे लगता है जब तक तारीख रहेगी वो ज़ख्म ताज़ा रहेगा हमारे दिलों में। बिल्कुल ऐसे ही है। 10 साल हो चुके हैं लेकिन आज भी जब उस दिन को याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि कल ही का वाक़या है। और ये इस तरह का वाक़या था कि आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा कोई इंसान कैसे कर सकता है कि मासूम बच्चे जो तालीम हासिल करने के लिए गए हैं, जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, उनको सिर्फ पढ़ाई से गर्ज है, और उनको आप शहीद कर दें। हर पाकिस्तानी के दिल को ज़ख्मी कर दिया था इस वाक़े ने। ये दिन हमें याद दिलाता है कि इन मासूम बच्चों के चेहरे जो ख्वाब देख रहे थे, जो तालीम के ज़ेवर से अपनी ज़िंदगियों को संवारने निकले थे और जो कल के पाकिस्तान का मुस्तकबिल थे, उनके साथ क्या हो गया। दहशतगर्दों की बर्बरियत ने उनके ख्वाब छीन लिए। उनके वालिदैन, उनके साथ हमारी हमदर्दियाँ हैं। हम सिर्फ हमदर्दी कर सकते हैं। उनके सीने उजड़े और आज मुल्क के हर बासी को इस गम में मुब्तला किया है इस वाक़े ने। मुझे कम से कम अपनी मुख्तसर सी जो मेरा मुख्तसर सा करियर है सहाफ़ती, इसके अंदर इससे कर्बनाक दिन मेरी ज़िंदगी में और कोई नहीं गुजरा। इससे दर्दनाक दिन और इससे दर्दनाक खबर और कोई हमने नहीं पढ़ी न सुनी। मुझे लगता है शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी और शायद इस्लाम की हिस्ट्री में भी ऐसे वाक़यात इंतहाई कम हुए हैं। इस उम्मीद के साथ कि वो गम कुछ हद तक कम हो जाए, भर तो कभी नहीं सकता। हम आज इस दिन के बारे में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने बहरहाल इस दिन के बाद तमाम लोग इकट्ठे हुए, हमारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हुए, उन्होंने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अज़्म किया। और बहरहाल अब ये आज जो हमारा एक रिजॉल्व मौजूद है, ये उस अज़्म का मज़हर है कि हमने इन शहीदों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं करना। इन्होंने, इन शहीदों ने हमें हिम्मत दी है कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ डटे रहें और इनके ख़िलाफ़ लड़ें। आज हम उन सभी 149 शुहदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। ख़ास तौर पे उन माओं के साथ बहुत हमदर्दी का इजहार करते हैं, उन वालिदैन के साथ, कि अल्लाह आपके गम को कम करे और आपके बच्चे आपके लिए आखिरत में आसानी और जन्नत का बाइस बने। यकीनी तौर पे हैं, वो फूल हैं जन्नत के जो वहाँ पहुँचे हैं, लेकिन ये वाक़या बहरहाल हम कभी नहीं भूल सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। 2014 का वो दिन मुझे आज भी याद है। मैं स्टूडियोज़ में ही मौजूद थी और जिस वक्त ये ख़बर आना शुरू हुई थी उस टाइम हमने ही जो है ये करना शुरू किया था। और उसके बाद जैसे जैसे ये खबरें आती गई, लफ्ज़ जो हैं वो कम पड़ते गए। समझ नहीं आ रही थी कि इस दिन के बारे में किस तरह से बात की जाए और कैसे पता नहीं कितने दिन मैं आपको बताऊं, लिटरली आई जस्ट प्रेस माय सेल्फ, पता नहीं कितने दिन अकेले में इस वाक़े को याद करके रोता रहा। अभी भी गूस बम्स जो है ऐसी है। जब भी ये वाक़या सामने आता है कि एक बच्चा जिसे माँ इतने प्यार से सुलाती है, इतने प्यार से रखती है, उसे ठंडी जगह पे सोने नहीं देती, रात को 6-6 बार उठ के वालिदैन अपने बच्चे को देखते हैं कि कहीं इससे लिहाफ तो इसने नहीं उतार दिया या इसको कोई तकलीफ तो नहीं, और उस बच्चे को पॉइंट ब्लैंक के ऊपर गोलियां मार दी गई ख्वारिज की तरफ से। वो अपने अंजाम को तो पहुंचे और आज भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज उनको अंजाम तक पहुंचा रही हैं, लेकिन ये घाव जो हमें लगा है ये शायद कभी नहीं भरेगा। हमारी बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह इन बच्चों को निजात का जरिया बनाए उन वालिदैन के लिए जिनको ये इतना बड़ा दुख मिला है। आज बहरहाल इसी हवाले से इस कॉन्टेक्स्ट में हम अगर बात करें, बहरहाल लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में आज स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। छुट्टी का नोटिफिकेशन है। इतलाक तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों पर होगा। यूनिवर्सिटीज़ बहरहाल खुली रहेंगी और ये इतलाक गुजरात और सियालकोट के स्कूल और कॉलेजेस पर भी होगा, वो भी आज बंद रहेंगे। बिल्कुल आज बंद रखने का फैसला किया गया है इन तमाम तालीमी इदारों को। उसके पीछे वजूहात जो हैं वो नहीं बताई गई, लेकिन स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो खुली रहेंगी। लेकिन इसके साथ ही मौसम का असर भी हो सकता है मौसम की वजह से, क्योंकि एक लहर जो है वो चल रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। ये लहर जो है कब तक बरकरार रहनी है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मुल्क के बालाई इलाके जो हैं वहाँ पर कड़ाके की सर्दी है। दर्जा हरारत जो है वो नुक्ता जमात से यानी 0 डिग्री से भी नीचे चला गया है। लेह की बात कर ले, स्कर्दू की बात कर ले, स्तोर की बात कर ले, वहाँ पर -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल्लात के अंदर -5 है, उन्जा में -4 है और कलाम में -3 डिग्री सेंटीग्रेड। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये -11 कैसा महसूस होता होगा।
-1 तो फील किया जा सकता है। आई डोंट नो वो -11 जब होता होगा, हो सकता है वो फिर सर्दी लगना बंद हो जाती होगा। आई एम नॉट श्योर। हमने एक सिलसिला जारी रखा है कि हम मौसम के हवाले से डिटेल्ड अपडेट्स आपको देते हैं। एक तो हम कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदगान से भी बात करें, उनसे हम लाइव पूछें कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, लेकिन एक्सपर्टीज जो है ना सरफराज साहब की हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं, चूँकि कराची के अंदर कह रहे हैं कि थोड़ा सा जोर टूटा है सर्दी का, ऐसी खबरें आ रही हैं। थोड़ी सी सर्दी आई है, थोड़ी सी नवंबर का आखिरी हफ्ता जो है ना, कहा जा रहा है कि वो भी गर्म ही रहा है, लेकिन जैसे ही दिसंबर अब शुरू हुआ है तो थोड़ा सा पारा जो है वो बेहतर होना शुरू हो गया, थोड़ी सी सर्दी लगना शुरू हो गई कराची वालों को। तो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि कराची में सर्दी ने आना भी है कि नहीं आना। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब। आपको कहना है कि नहीं आना, बताओ। मैं कराची वालों के ना जज्बात को समझती हूँ, मैं खुद वहाँ पर रही हूँ, तो आई नो वो लोग इंतजार करते हैं और अचानक से यूं करके आती है सर्दी और निकल जाती है। सरदार सरफराज साहब बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक है। बताइएगा कराची वाले जो हैं वो करेंगे एंजॉय सर्दी को या नहीं? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। नहीं, बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं कराची वालों का। जैसे आपने जिक्र किया, उनको खासा इंतज़ार था और ये पिछले 5 बल्कि एक हफ्ता हो गया, 9 या 10 दिसंबर से टेम्परेचर गिरना शुरू हुआ है। रात का टेम्परेचर तो अब 10 और कहीं 10 से भी कम हो जाता है और इसी रेंज में रह रहा है। और मतलब 9 से 11 कह सकते हैं, 10 से 12 कह सकते हैं, कहीं पर 9 से 11, बल्कि गुज़श्ता दिन तो एक जगह पर 7 समथिंग तक पहुंच गया था। अच्छा, तो इस तरह से कराची वालों के लिए खासी सर्दी है और ये बरकरार रहेगी। ये जैसे आपने जिक्र किया, पूरे मुल्क में इस वक्त शदीद लहर है एक सर्दी की। कहीं पर 5 से 7 डिग्री टेम्परेचर मामूल से दर्जा हरारत जो होते हैं उससे कम है। कहीं पर जैसे आपने स्कर्दू वगैरह का जिक्र किया उधर तो -7 -8 चल रहा है। और इसी तरह से पहाड़ी इलाके जितने भी हैं उन सब में माइनस है, -5 से नीचे नहीं चाहिए सभी जगहों पर टेम्परेचर। अगर कराची के गिरदो नवा की बात कर ले, सिंध का जो अपर सिंध है वहाँ के हवाले से थोड़ा समय बताइए। वहाँ पे क्या पूरे सिंध में एक जैसा है या मुख्तलिफ है? ज़ाहिर है मुख्तलिफ होता है। कुछ एरिया सिंध के जैसे सबसे ज़्यादा जो सर्दी पड़ रही है या रात का टेम्परेचर बहुत नीचे तक गिर गया है, वो 1 डिग्री तक गिर गया है थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में। तो थरपारकर और उमर डिस्ट्रिक्ट जो ईस्टर्न सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ चूंकि डेजर्ट है, आपको पता है, तो डेजर्ट बहुत जल्दी और बहुत जल्दी ठंडा होता है, गर्मी भी ज़्यादा होती है, सर्दी भी ज़्यादा होती है दूसरी जगह। जी, तो वहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 इस रेंज में रह रहा है, 1 से 3 डिग्री पिछले पूरे एक आध हफ्ते या हफ्ता हो गया तकरीबन इसी रेंज में। तो सरदार सरफराज साहब, कराची के बारे में एक सवाल, कराची के मौसम के बारे में एक सवाल, उसके बाद हम बाकी शहरों का भी जिक्र कर लेते हैं कि वहाँ पे कितना रहेगा। कराची में कम से कम कितना गिर सकता है टेम्परेचर? देखिए जो रेंज चल रही है ना, यही यानी कहीं कराची ज़ाहिर है आपको पता है कि खासा बड़ा शहर है, तो जो ओपन स्पेसेस होती हैं वहाँ 7 डिग्री तक गिरा है, कहीं पर 7 पॉइंट समथिंग रिपोर्ट हुआ है। इसी तरह से कुछ जगहों पर 10, कुछ जगहों पर 11। तो मतलब ये कि 8 से 10 या 10 से कुछ जगहों पर 10 11, कुछ जगहों पर 8 से 10 इस रेंज में। यूँ आप उसको समराइज कर सकते हैं कि 8 से लेके 11 डिग्री तक यानी इस रेंज में रहा है पिछले एक आध हफ्ते में। और फिर आगे भी जितने भी दिन है इसके दिसंबर के, उन दिनों में ऐसे ही दिखाई देता है कि इसी रेंज में रहने का इम्कान है। अच्छा, ये जो स्नोफॉल है, इसके बारे में भी हमें बताइए कि हमारे ग्लेशियर्स के लिए इनफ स्नोफॉल हो जाएगी इस सीज़न के अंदर? कम तो नहीं है, जो कि मेल्ट बड़े होते हैं, टेम्परेचर बढ़ गया है, गर्मी आती है तो वो पानी की सूरत में बह जाते हैं और कुछ जगहों पे तो फिर फ्लडिंग भी शुरू हो जाती है। क्या इस दफ़ा जो स्नोफॉल है वो एक्सपेक्टेड जितनी है वो काफ़ी है हमारे ग्लेशियर्स के लिए या कम है रूटीन से? कम है जी, अनफॉर्चुनेटली इस दफा जो पूरा विंटर है ये ड्राई विंटर है और ऑडियो में कुछ मे बी के एट द एंड ऑफ द सीजन टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, हमें बता रहे थे कि मुल्क के अंदर मौसम सिग्नल्स बिल्कुल ही लॉस्ट हो गए जिसकी वजह से हम सुन नहीं पाए हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब का। बाकी शहरों की बात कर लेते हैं, स्पेशली बालाई इलाकों की बात कर लेते हैं, वहाँ के मौसम के बारे में। तो मरी का जिक्र अगर हम करें तो वहाँ पर काले बादलों का राज है। वीकेंड पर सयाह जो हैं वो बड़ी तादाद में वहाँ पर पहुँच गए हैं। दर्जा हरारत 1 से 2 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। मुझे दर्जा हरारत और दर्जा शरारत मिलता जुलता लफ्ज़ क्यों लगता है हमेशा जब भी आता है? मरी से मोहम्मद अहमद पहुंच गए हैं वहाँ पे, बल्कि आए नहीं हैं, वो उधर ही हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ हमें बताते जा रहे हैं कि सर्दी की क्या सूरत हाल है और हमारा दिल भी जलाते जा रहे हैं क्योंकि मरी का चक्कर नहीं लग पा रहा है। दर्जा शरारत उन्हीं लोगों को याद आता है जो खुद शरारती है ना, ये भी हमारा दर्जा शरारत है जो अहमद से करते हैं। अहमद, क्या तफसीलात है मरी में, कैसा मौसम है? जी, आयशा और इमरान इस वक्त में मौजूद हूँ मलका गुसार मरी के दिल GPO चौक में, जहाँ पर अगर मौसम की आज की बात करें तो इस वक्त जो है काले गहरे बादलों ने
मलका कोसार को अपने घेरे में ले रखा है और बादलों और सूरज के दरमियान में आग मचोली भी जारी है। गुज़िश्ता रोज इतवार होने के बायस सियाहों ने बड़ी तादाद में मरी का रुख किया था, जो कि इस आस को लेकर आए थे कि मलका कोसार में बर्फबारी देखने को मिलेगी। लेकिन मरी में बर्फबारी तो नहीं है, लेकिन मौसम की बात करें तो इंतहाई सर्दी है। जो सियाह मलका कोसार मरी आए हुए हैं वो मुख्तलिफ तफरीह मुकामात की तरफ जो है वो रवाना हो जाते हैं, जिनमें कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट, न्यू मरी, पतराटा और दीगर तफरीह मुकामात का भी रुख करते हैं। इस वक्त अगर दर्जा हरारत की बात करूँ तो दर्जा हरारत जो है वो 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान है और जो दिन को जो है यही दर्जा हरारत 11 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड और शाम के औकात में वापस से 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इंतजामिया के हवाले से बात करूं तो इंतजामिया भी इस वक्त हाई अलर्ट है, जो कि इसी आस में बैठी है कि बर्फबारी हो तो हम भी जो है अपनी मशीनरियों को चलाएं और जो बर्फबारी है उसको साफ करें। इसके अलावा मौसम इंतहाई सर्द है। जो लोग मरी आ रहे हैं उनको एक ही मशवरा है कि मरी आते वक्त अपने साथ जो है वो तो सबको इंतजार है जी बर्फबारी का, कि मरी में बर्फबारी हो तो सयाह भी एंजॉय करें और इंतजामिया जो है वो भी चाहती है हरकत में आए। वेरी मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। आपने बैकग्राउंड देखा अहमद का कितना अच्छा था। दिस इज जीपीओ को दोबारा इसको बनाया भी गया था। और आई रिमेंबर स्कूल टाइम पे हम एक ट्रिप गया था हमारा मरी में, जो तो इस जीपीओ के इलाके में भी बर्फ बहुत ज्यादा थी उस वक्त। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आज तक बर्फ देखी नहीं है बर्फबारी। मेरे लिए वैसे इस्लामाबाद ही मरी बना हुआ है क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। लेकिन अहमद बहुत शुक्रिया आपका। एबटाबाद चलते हैं जी। सुहेल अब्बासी हमें बताएंगे कि वहाँ पर वो सुबह सुबह जो सफ़ेदी छाई होती है उसको किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं और सर्दी किस तरह की है, वहाँ पर भी क्या सूरज और बादलों की आंख मचोली जा रही है। जी सुहेल बताइएगा। जी बिल्कुल, एबटाबाद का मौसम जो है वो इस वक्त इंतहाई सुहाना है। धूप निकल आई है और चहल पहल जो है वो शुरू हो चुकी है। एबटाबाद में सर्दी की जो लहर है वो ताहाल बरकरार है। सुबह सुबह हर चीज़ जो है वो मुंजमद हो जाती है, हर सू सफ़ेदी छाई होती है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब सूरज निकल आता है तो फिर टेम्परेचर जो है वो बेहतर होने लग पड़ता है। इस वक्त 7 सेंटीग्रेड के करीब एबटाबाद शहर का जो है वो टेम्परेचर है और यहाँ पर जैसे जैसे आप पहाड़ों की तरफ जाएंगे ये टेम्परेचर जो है मज़ीद कम होता चला जाएगा। जो एबटाबाद ठनियानी चोटी है मेरे अकब में ही है, लेकिन वहाँ पर जो इस वक्त है 3 सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर है और 9000 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। जैसे जैसे आप पहाड़ों में जाएंगे टेम्परेचर मज़ीद कम होता जाएगा, लेकिन एबटाबाद शहर का मौसम जो है इस वक्त दिलकश और सुहाना। राइट सोहेल, थैंक यू वेरी मच। आज भी अगर मिस्टर जेम्स एबट होते जिनके नाम पे एबटाबाद बना था तो ही मस्ट बी एंजॉयिंग द वेदर। और दूसरी बात ये कि इस्लामाबाद के बाद अगर मुझे कोई शहर सबसे प्यारा, सबसे पीसफुल लगता है, मेरा फेवरेट शहर कह सकते हैं, वो एबटाबाद है पाकिस्तान में। अच्छा, इट लुक्स ब्यूटीफुल। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं, हम स्टोर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा शदीद सर्दी है। बर्फबारी से जो मकामी लोग हैं वो मुश्किलात का बड़ा शिकार मकामी लोग भी मुश्किलात मकामी लोग भी देखें फिर, हालांकि वो बेचारे आदी होते हैं। इरशाद मलिक हमारे साथ हैं। पता ये चल रहा है कि वहाँ पे तो भाई सब कुछ ही दरियाए सिंध भी जमने लगा है, ऐसी सूरत हाल है। इरशाद, क्या ऐसा ही है, बताइए। जी बिल्कुल, अस्टोर में सर्दी का जो राज है वो गुज़िश्ता 1 हफ़्ते से इसमें इजाफ़ा हुआ है। अस्टोर हेडक्वार्टर में इस वक्त तकरीबन 6 इंच तक यहाँ पर बर्फ़ मौजूद है, जबकि अस्टोर के जो बालाई एरियाज़ है जिसमें कलिशियाई, टटवाल, कमरी, देवसाई, इन एरियाज़ में तकरीबन 1 फीट तक बर्फ़ मौजूद है। अस्टोर हेडक्वार्टर का अस्टोर के बालाई इलाकों से तकरीबन जो ज़मीनी राब्ता है वो मुनक़ता हो चुका है। अगर हम मौसम की बात करें तो इस वक्त अस्टोर हेडक्वार्टर में के एरियाज़ में जो सर्दी है वो तकरीबन दिन के वक्त 5 से 6 तक दर्जा हरारत गिर जाता है, जबकि रात के वक्त तकरीबन -15 तक दर्जा हरारत गिर जाता है। -15 तक चला जाता है रात के वक्त। इरशाद, बहुत शुक्रिया आपका। और बैकग्राउंड आपने उनका देखा था, वो बहुत ही खूबसूरत। आई एम श्योर कि सर्दी की वजह से बुरा हाल होगा, लेकिन जो देख रहा होता है ना उसको बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है। लेकिन अच्छा, इसमें एक टेक्निकल बात जो उन्होंने जो रिपोर्ट की है वो कि राब्ता ज़मीनी मुनक़ता हो रहा है, तो आई बिलीव जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो इस पर नजर रखे हुए है कि कुछ ऐसे इलाके ना हो जो बर्फ की वजह से कट जाए और वहाँ पे इमदाद की जरूरत हो। तो पीडीएम में आई होप दे आर कीपिंग देयर आई ऑन इट। बच्चे जो है ना वो एंजॉय कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, वो खैर जी। वादी शिगर चलते हैं, वहाँ पर उस समेत जो बल्तिस्तान डिवीजन है इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है, पूरे मुल्क की तरह। गुज़श्ता दिनों भी बर्फबारी हुई थी, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में अचानक इजाफा हो गया है। शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई हैं, LPG की कीमत बढ़ गई है, लकड़ी की मांग बढ़ गई है, और कौन कौन सी मुश्किलात हैं और मौसम को एंजॉय किस तरह से कर रहे हैं वहाँ के शहरी, आबिद शिगरी से जान लेते हैं। आबिद, बताइएगा।
जी बिल्कुल, वादी शिकार समेत बल्तिस्तान डिवीज़न इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है। गुज़िश्ता दिनों होने वाली बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत अचानक बढ़ गई है और दर्जे हरारत नुक्ते इंजमात से नीचे गिर गई है। दर्जे हरारत -11 तक रिकॉर्ड की जा चुकी है। बर्फबारी के बाद अगरचे मौसम साफ़ हो गया, लेकिन पहाड़ों की जो चोटियों पर अब भी बादल मंडला रहे हैं और किसी भी वक्त बर्फबारी का ख़तरा है। बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफे से शहरी परेशान और मुश्किलात का सामना है। LPG और लकड़ियों की जो कीमतों में भी इजाफा हुआ है और इसकी मांग में भी इजाफा हुआ है। शहरी मुख्तलिफ लकड़ी मंडियों में ईंधन की लकड़ी की तलाश में सरगर्दा नज़र आते हैं और कीमतों में इजाफे पर भी शिकायत करते हुए नज़र आता है। बर्फबारी के बाद यहाँ पे ज़िली इंतज़ामिया और डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ जानिब से अलर्ट जारी किया हुआ है कि पहाड़ी इलाकों में पहाड़ी तोदा गिरने का खदशा उन्होंने जाहिर किया है, इसलिए शहरियों को पहाड़ी इलाकों में गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज करने की हिदायत। राइट। थैंक यू वेरी मच डियरेस्ट कॉरेस्पॉन्डेंट साहब ने हमें अलसुब बिल्कुल ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। हम मुख्तलिफ इलाकों को इस हवाले से मुख्तलिफ इलाकों के बारे में आपको बताते रहते हैं, बताते रहेंगे। महफूज रहिए, अपने आप को कवर्ड रखिए। अल्लाह करे सर्दी किसी के लिए बाइस जहमत ना बने, बाइस रहमत रहे। उसके लिए ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि आपको प्रिपेयर्ड रहना है। और प्रिपेयर्ड कैसे रहेंगे? जब आपको पता होगा कि फोरकास्ट क्या है, तो वो मैं बता देती हूँ। फोरकास्ट बतानी है, बताइए। वाह, आज तो बहुत डिटेल्स में जा रही है। चले जी, मौसम की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने दिन को अच्छी तरह से प्लान करें। तो सबसे पहले वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आज क्या रहेगा टेम्परेचर, ये आपको बता देते हैं। कम से कम रहेगा 3 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद लाहौर में कम से कम 3, यहाँ पर भी कम रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में रोशनियों का शहर है, कम से कम रहेगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर फूलों का शहर, यहाँ पर कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और आखिर में कोयटा कम से कम -7 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कोयटा वालों को खास तैयारी रखनी है अपने लिए। खास तैयारी रखनी है, और खास तौर पे जो गैस फराहम करने वाले इदारे हैं ना, SNGPL वगैरह, प्लीज़ गैस की फरहमी यकीनी बनाइए। नाश्ते के वक्त, खाने के वक्त नहीं आ रही है गैस, लोगों के यहाँ बहुत परेशानी है। सो आई होप कि ये जो वाली लोड शेडिंग है ना, इसको भी थोड़ा सा मैनेज किया जाए। उन औकात में ले जाए गैस जब लोग ज्यादा हीटर चलाते हैं, खाने के औकात में मिलनी चाहिए। बलूचिस्तान की हम चूंकि आपने जिक्र किया -7 आपने कोयटा बताया, -7 कम से कम है। तो जहाँ पे जो सर्द इलाके हैं वहाँ पे 2.5 माह के लिए तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है। जो महकमा तालीम है उसका सर्दियों की छुट्टी, जो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके हैं इसमें सिब्बी आ जाता है, खुशदार आ जाता है, लसबेला है, और ये जो समर जोन के इलाके हैं इनके स्कूल 1 जनवरी से 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। सो वहाँ पे कम छुट्टियाँ हैं, लेकिन जो मेनली ज्यादा सर्दी वाले इलाके हैं ना, वहाँ पे 2.5 महीने की छुट्टियाँ हैं। सो एंजॉय योर छुट्टियाँ बच्चों, अपनी नानी के यहाँ जाइए अगर आप सर्दियों में जाते हैं। हमारे यहाँ तो गर्मियों में जाते हैं, तो ये ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, अब सर्दी और बर्फ़ की हर जगह बात हो रही है, तो इस पर मज़ीद भी बात करें। ज़रूरी है बात करना, नहीं ज़रूरी है बात करना। हमने साइबेरिया की बात करनी है। साइबेरिया की हाईवे जो है दुनिया की सबसे ठंडी सड़क करार दे दी गई है। कई मकामात पर यहाँ पारा जो है -60 डिग्री सेंटीग्रेड, आप -11 -15 की बात कर रहे थे। जस्ट लुक एट दैट, -60 -60 डिग्री सेंटीग्रेड। -1 से नीचे आयशा जाता है ना, जो मेरी फील है, ये फिर बराबर हो जाता है। उसके बाद सुन्न हो जाते हैं, -60 हो या -8 हो, इट गोज इन द सेम वे। लेकिन लुक एट द लेवल ऑफ सर्दी, लेवल ऑफ कोल्ड जो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। एंड इसके बावजूद भी सड़कें आपको पता है खुली हैं, ट्रक चल रहे हैं। सो ये आप ये बताइए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स ये तो है। अच्छा, ये साइबेरिया की हवाएं जो हैं यही आती हैं कराची, जो ठंड की लहर लेकर आती है, थोड़ी सी रमक आती है हमारे यहाँ। सो देखिए क्या हाल होता है। खैर, दिस इज अमेजिंग गोइंग। अब व्हाट नेक्स्ट वी हैव? मौसम के बारे में हमने बता दिया, अब हमने जरा सियासत की बात करनी है। सियासत में भी आपको पता है कि मौसम ऊपर नीचे होता रहता है। तो आजकल सिचुएशन क्या है, वो ये है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल जो है उसके ऊपर हुकूमत और JUI बहुत लड़ाई चल रही थी, बातचीत की कोशिश की जा रही थी, लेकिन डेडलॉक अब भी चल रहा है। मौलाना फजलुर रहमान हर हाल में चाहते हैं कि ये बिल मंजूर हो, वरना वो इस्लामाबाद की बात की जानिब मार्च के लिए तैयार है। जबकि हुकूमत को खदशा ये है कि अगर ये बिल मंजूर हो जाता है तो FATF जो है और दीगर आलमी इदारे हैं उनकी जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल आ सकता है। अच्छा, जब इससे पहले JUI कह रही थी कि तहरीक इंसाफ बड़ी हठधर्मी का मुजाहरा कर रही है कि हमारी मर्जी की कानून साजी करें, नहीं तो हम चढ़ दौड़ेंगे, हम चढ़ाई करेंगे, तो इसको भी मैं चढ़ाई कहूंगा। आप हुकूमत को थ्रेट तो समाव कर रहे हैं, ठीक है, आप एक पेज पे हैं। अच्छा, लेकिन मेरा इसके ऊपर एक काउंटर पॉइंट है। मौलाना रहमान को पहले आपने कह दिया कि हाँ हम कर देंगे, जिस टाइम आपको जरूरत थी, उसके बाद आप बाद में आके आप धोखा देंगे, तो ये तो गलत। पता नहीं अब देयर इज अ शहबाज फैक्टर और देयर इज आसिफ अली जरदारी फैक्टर, आई डोंट नो, लेकिन इस पे हमने बात करनी है। और दूसरी बात, कल वैसे मौलाना कह रहा हूँ, राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, उन्होंने कल कहा कि इतना कोई मसला नहीं है, हम वैल्यू करते हैं मौलाना फजलुर रहमान की बात को, हम उसको सेटल डाउन कर लेंगे। ये तो मजबूरी है ना उनकी, वैसे अब उन्होंने कहा है। तो खैर, बात कर लेते हैं तर्जुमान JUI असलम गौरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस पर बात करते हैं, उनका
मौक़िफ़ लेते हैं। बहुत शुक्रिया गौरी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल जो है इसके ऊपर वज़ीर आज़म ने भी मौलाना को फ़ोन किया, बिलावल भुट्टो सरदारी साहब भी मिलने के लिए आए, तो अभी तक क्यों हल नहीं हुआ है ये मसला? देखिए, मसला तो हल होने वाला तो था ही नहीं कोई भी। बिलावल साहब आए, उन्होंने आके सिर्फ इतनी बात की, उन्होंने कहा कि ये आप ऐसा करें कि इसको मैं पाकिस्तान से बाहर था, मुझे 3-4 दिन दे दें, मैं 3-4 दिन के अंदर अंदर इसको सॉल्व कर देता हूँ मसले को, आप कूल हो जाएं, इस पर जज्बाती ना हो, हम सब ने इसको वोट किया हुआ है, मैं सब जानता हूँ चीज़ें। बिलावल साहब अभी घर भी नहीं पहुंचे थे, प्रेसिडेंट ऑफिस से रात के 1:30 बजे एक मैसेज चला जी हमने इस पे ऑब्जेक्शन रेज कर दिए हैं। तो पता नहीं बिलावल साहब बेचारे के साथ किसने हाथ किया, वो बड़ी बावकार और बाइज्जत तरीके से आए थे। उसके बाद तो आज तक बिलावल साहब हमारे सामने नहीं है और ना राब्ते में है। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर में हमें यकीन दहानी कराइए कि जब बिल पास हो जाएगा और इस बिल पे कोई मसला नहीं होगा और आप बेफिक्र रहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यही कहा है, लेकिन अमलन ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा। जो उन्होंने कहा है वो हमें अमलन नजर नहीं आ रहा। अमलन तो 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो 5-4 दिन पहले, 6 दिन पहले बात की थी, 2-3 दिन पहले फिर प्रेसिडेंट हाउस से, प्रेसिडेंट ऑफिस से कुछ चीजें सामने आ गई जो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए थी और उनकी बनती नहीं थी। ये चीजें उन्होंने जनाब दोबारा कहा कि ये इस पे ऑब्जेक्शन सही है हमें। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अलार्मिंग तो मैं नहीं कहूँगा कि आपने कहा कि बिलावल साहब उसके बाद राब्ते में भी नहीं है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जो अल्लामा रागिब नईमी है, एक बड़ी मजहबी शख्सियत हैं, उनका कहना है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान का ये जो बिल है गौरी साहब, ये मंजूर हो गया तो 18,000 मदारिस की कानूनी हैसियत ख़त्म समझेंगे आप। इसकी क्या, इस हवाले से आपका क्या कहना है? JUI इसको कैसे देख रही है? देखिए, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ असल उलमा तो वही है जो 70 साल से इस मुल्क में मदारिस चला रहे हैं। ये अल्लामा रागिब नईमी साहब तो सरकारी मुलाजिम है, इसी तरह माजरत के साथ इस्लामी नजरियाती कौंसिल के चेयरमैन है, इसी तरह रुयत लाल कमेटी के चेयरमैन भी साथ बैठे थे, इसी तरह जनाब औकाफ के उलमा भी बैठे थे। मैं उनके साथ कोई ऐसी तौहीन नहीं करना चाहता, सरकारी लोग बैठे हुए थे। और बदकिस्मती वो 3 मिनिस्टर भी साथ बैठे हुए थे जिन्होंने वफाकी काबीना में भी इसको वोट किया, जिन्होंने कौमी असम्बली और सेनेट में वोट किया। तो हमें कोई एतराज नहीं है, जहां चाहे रागिब नईमी साहब अगर कहीं और कराना चाह रहे, वजारत तालीम में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। अगर ताहिर अशरफी साहब कहीं और रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम कराएं, लेकिन हमें क्यों अपने पीछे घसीट रहे हैं, हमें क्यों साथ लेके जा रहे हैं? हमारा जो गवर्नमेंट से मुआहदा हुआ है, हम आज भी यही कहना चाह रहे हैं कि उसी मुआहदे पे अमल दरामद होना चाहिए और उसी पे बात होगी। उसके अलावा हम कोई और दूसरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत इस पॉलिसी को भी छोड़ दे कि लड़ाओ और हुकूमत करो। अब उलमा को उलमा के सामने खड़ा करके लड़ा रहे हैं, ये पुरानी बच्चों वाली बात है, पुरानी बचगाना पार्टी। सही ठीक है। अच्छा गौरी साहब, PTI जो है वो भी तैयार है ऑलमोस्ट, वो कह रहे हैं कि हम एक मरतबा फिर से एहतजाज करेंगे, वो अपोजिशन जमातों से रब्ता भी कर रहे हैं। क्या JUI के साथ मिलकर कोई एहतजाज हो सकता है? कोई रब्ता हुआ है PTI के साथ इस सिलसिले में? देखिए, अभी तक PTI की बाकायदा हमसे कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई है। 26वीं आईनी तरमीम में तो हमारे मुज़ाकरात भी होते रहे, मीटिंगें भी होती रही और बाज़ाब्ता जिसे आप कह सकते हैं इस सिलसिले में, अपने एहतजाज के सिलसिले में उनका हमारा अभी तक कोई रब्ता नहीं हुआ है। और फिर हम देखेंगे कि एहतजाज की बुनियादें क्या हैं, किन वजूहत के बराबर किया जाता है। आवाम के पास जब जाया जाता है तो उनको एक बयानिया दिया जाता है। तो अभी तक PTI जब हमसे रब्ता करेगी संजीदा, अभी तक हमसे शायद संजीदगी से उन्होंने बात नहीं की है, जब बात करेंगे इंशाल्लाह उस पर फिर बैठ के बात भी करेंगे और हो सकता है हमें उनके साथ ही जाना पड़े। उलमा के हवाले से आपने कहा कि उनकी हैसियत सरकारी है, तो जो जारी बात है आपके फिर लेजिस्लेटर्स हैं या सेनेटर साहिबान हैं, फिर वो भी तो एक सरकारी सीट या सरकारी हाउस से ही लेजिस्लेटर के तौर पे बात कर रहे हैं, तो उसको भी क्या फिर हम सरकारी समझें? और दूसरी जानिब ये जो हुकूमत है उसकी तरफ से मुख्तलिफ इशारे आ रहे हैं। कल राना सनाउल्लाह साहब की एक स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि हम वैल्यू करते हैं मौलाना की बात को और इसको सेटल डाउन कर लेंगे, इजलास के अंदर ही मामला सेटल हो जाएगा। आपके साथ कोई रब्ता हुआ है हुकूमत का इस बारे में? नहीं जी, हुकूमत से रब्ता नहीं है। हमने तो हुकूमत को मैसेज दे दिया है कि जी आप इसको नोटिफिकेशन करें और खुद स्पीकर साहब ने जब कह दिया कि ये एक्ट बन गया तो फिर इसको रोकने की समझ नहीं आ रही कोई। सही। अच्छा, ये जो इस मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का इशू है, इसके बाद ये तासुर काम हो गया है गौरी साहब कि हुकूमत जब चाहती है मौलाना साहब को इस्तेमाल कर लेती है, उस जिस वक्त उनकी ज़रूरत होती है उस वक्त उनको कह दिया जाता है कि जी आपके तमाम मुतालबात मान लिए जाएंगे, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि दोबारा से इग्नोर करना शुरू कर दिया जाता है। तो इस पर जो सपोर्ट किया था मौलाना फजलुर रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर, उसके बाद हुकूमत का ये रवैया, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमने उन्हें इस्तेमाल किया। 56 नुकात पे मुश्तमल उनकी वो तरमीम थी जिसको हमने 36 उसमें से डिलीट करवाई थी और बाकी हुकूमत की 34 डिलीट कराई थी, 22 क्लासेस ऑर्डिनरी उनकी बच गई थी। तो हमने इस्तेमाल किया या उन्होंने हमें इस्तेमाल किया
वो अपनी कमिटमेंट से फिर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने शायद उनको तकलीफ भी यही है, हो सकता है इसी की वजह से इसको रोका गया हो। जब हमने उनकी पूरी तरमीम उनके मिजाज के मुताबिक नहीं होने दी और वो जो चाहते थे उस तरह नहीं हुई, तो हो सकता है उसके रद्द-ए-अमल में ये रोका गया हो। मैं समझता कि ये कहना कि हमें कोई इस्तेमाल करेगा, ऐसा इंशाल्लाह कभी नहीं होगा। हमें अपने फैसले, मैं अकेला या मौलाना फजल रहमान साहब अकेले फैसला नहीं करते, हमारे पार्टी फैसला करती है, हमारी मरकज़ी शुरा फैसला करती है, हमारी मजालिस अमूमी फैसला करती है, मजालिस आमला फैसला करती है। ये सारी चीजें हमारा एक सिस्टम बना हुआ, सिस्टम के तहत हम चलते हैं। किसी का जाती फैसला पार्टी का नहीं होता, कोई किसी को इस्तेमाल कर लेगा अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह ना अब तक कभी इस्तेमाल हुए हैं ना हमें इंशाल्लाह। साहब, मौलाना फजल रहमान साहब कई मरतबा जो है वो इस बारे में बात कर चुके हैं कि जिस वक्त हमारी ज़रूरत थी उस वक्त तो 5-5, 6-6 घंटे की नशिस्तें होती थी और बाद में अब जो है वो बात नहीं की जा रही है, स्पेशली जब हमारे बिल की बात आई है। बहुत शुक्रिया असलम गौरी साहब, तर्जुमान JUI हमारे साथ मौजूद थे। जो भी हो, अभी जस्ट रिक्वेस्ट गौरी साहब विद थैंक्स, आपने हमें टाइम दिया। हम मुल्क किसी और एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। विल बी ग्लैड अगर मामलात को बैठ के सेटल कर लिया जाए, जो भी है सियासी जमातें बात करती हैं, बात हो जाए। चलिए एक और नया, कम्युनिकेशन इज द की, एक और नया मसला है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का है, जिस पे फिर रिफ्ट पैदा हो गई है गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी के दरमियान। इस पे हमने बात करनी है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पार्टी भी गवर्नमेंट नहीं है, पता नहीं, अभी हम बात कर लेते हैं। जब हम ब्रेक से वापस आते हैं, एक बहुत अहम लीडर हमारे साथ होंगे पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आप एक ब्रेक लीजिए, वापस आइए। बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स के हवाले से। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के हवाले से। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान वंस अगेन देयर इज अ डिफरेंस, जिस पे हमने बात करनी है। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास ना बुलाने पर रिपोर्ट्स हैं कि पीपल्स पार्टी नाला नजर आती है हुकूमत से। उनका कहना है कि 90 रोज़ के अंदर इजलास बुलाने की पाबंद है हुकूमत। 300 से ज़ायद दिन गुजर गए, लेकिन अब तक यानी ऑलमोस्ट अ ईयर तकरीबन गुजर गया, तो अब तक ये इजलास नहीं बुलाया गया। हुकूमत को आइन से खिलवाड़ नहीं करने देंगे, ऐसा कहा है। बड़े हार्ड वर्ड्स हैं। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी हैं, उन्होंने हुकूमत पर जो सस्ती कुदरती गैस है उसकी पैदावार में कमी और महंगी LNG दरामद करने का भी इल्ज़ाम आयद किया है। सो गल वद्दी जा रही है मुख्तार, अच्छा ये मुख्तार अच्छा था। दूसरी तरफ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत पीपल्स पार्टी से किए गए तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद करे। अहम हुकूमती इत्तेहाद इस वक्त शदीद इख्तलाफ का शिकार है। ये इख्तलाफात जो हैं हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं। हम तकरीबन रोज़ ही बात कर रहे होते हैं इस बारे में। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों है और ये मामलात रिजॉल्व की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि हम पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से बात करें तो वो कहते हैं कि एक मुआहिदा हुआ था जिस वक्त हम हुकूमत में शामिल हुए थे, लेकिन हुकूमत यानी नून लीग खासतौर पर वो बात करते हैं, नून लीग जो है ना वो उस मुआहिदे पर अमल दरामद नहीं करी। और JUI का भी यही कहना है कि हुकूमत अपने मुतालबात। अच्छा, इसमें की क्वेश्चन ये है कि क्या ये बातें पहले आपस में डिस्कस हो जाती हैं, उसके बाद इनको मीडिया पे लाया जाता है, या डायरेक्टली पीपल्स पार्टी अपने इश्यूज को मीडिया के ऊपर लेके आ रही है? अगर तो डायरेक्टली मीडिया के ऊपर लेकर आ रही है देन तो मामलात बहुत मोटिव्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन अगर मामलात पहले डिस्कशन के बाद मीडिया पे आ रहे हैं तो फिर अब यस नहीं, नूरा कुश्ती नहीं कह रहा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर डायरेक्टली मीडिया पे आ रहे हैं तो मे बी यू आर टारगेटिंग समथिंग एल्स, वजूहात मौजूआत को वजू बनाकर या वजह बनाकर, ऐसा लगता है। लेकिन अगर पहले बातचीत हो रही है उसके बाद मामलात तफाहुम तफहीम से हल नहीं हो रहे, फिर तो स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन है ना कि क्या ये जो इत्तेहाद का स्ट्रक्चर हमें नजर आता है ये सस्टेनेबल है, ये चल पाएगा या नहीं। हमने कोशिश की, हम पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से रब्ता करें, हो नहीं पाया। इंशाल्लाह इस पे जो ही हमारे पास मौक़िफ़ आता है हम आपको अपने प्रोग्राम में आने वाले बुलेटिन में देते रहेंगे। लेकिन फिल वक्त सूरत हाल ये है कि एक डेडलॉक की सी सूरत हाल मौजूद है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के हवाले से। पीपल्स पार्टी स्टिल क्लेम्स कि हुकूमत अपनी अच्छा, दूसरा चीज़ आपने ये चीज़ नोट किया कि नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से इस तरह के कोई हमें जो है बयानात नजर नहीं आते हैं, फिल वक्त हमें नजर जो है ना उस तरह से नहीं आते जितनी पीपल्स पार्टी आजकल वोकल नजर आती है। बहरहाल जी आगे बढ़ जाते हैं। हमने आपकी मुलाकात करवानी है एक बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान से जो बहुत ही इंस्पिरेशनल हैं, और मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगा जब मैंने ये खबर पढ़ी। आज़म की बात कर लें, हिम्मत की बात कर लें, लाजवाब टैलेंट की बात कर लें, इसकी वजह से ख़बरों में तो हर कोई रहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देखकर, जिनके रिजॉल्व को देखकर, जिनकी मोटिवेशन को देखकर ना आप उनको सराहने पर मजबूर हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं लाइबा गनियानी की, जिन्होंने IBA कराची की 70 साल तारीख में पहली नाबीना ग्रेजुएट बनने का एजाज़ हासिल किया। कैन यू बिलीव इट? लाइबा ने सोशल साइंसेज और लिबरल आर्ट्स के अंदर अपना BS मुकम्मल किया। ऑफ कोर्स शी हैज प्रूवन के मजबूत हौसले के सामने भाई कुछ नहीं ठहरता।
था। क्या बात है। और यही नहीं, हम अगर लाइबा की बात करें तो एक ज़बरदस्त स्पीकर भी हैं, उसके अलावा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा है उनके अंदर, एक्टिविस्ट हैं, बहुत से मौज़ूआत पे बोलती हैं, बात करती हैं, काम करती हैं, ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए सरगर्म हैं। यानी कि बजाय इसके कि वो खुद एक वीक सी लड़की जिसके अंदर एक मसला जिनके साथ मौजूद है, एक चैलेंज मौजूद है, वो किसी कोने में बैठ जाती, न सिर्फ वो खुद अपने आप को उन्होंने प्रूव किया बल्कि अब दूसरों के राइट्स के लिए लड़ रही हैं। सहेली नाम का प्रोजेक्ट जो है वो भी चलाती हैं, उसकी मेंटोर के तौर पर ये खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। IBA साइकोलॉजी सोसाइटी में डायरेक्टर गेस्ट रिलेशंस रही हैं, कई दूसरे अहम फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं, उन्हें कई एजाज़ात से भी नवाजा गया है। भाई हैट्स ऑफ लाइबा, बहुत ही अच्छा लगता है जब हम इस तरह की खबरें पढ़ते हैं, क्योंकि जब भी कोई इस तरह की स्पेशल नीड पर्सन आगे हैं और अपनी इस कमज़ोरी को किसी भी तरह से ना आगे आने नहीं देते हैं, तो आपका दिल करता है कि भाई आपके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको शुक्रगुजार भी होना चाहिए। आप कोई उस सोच को शिकस्त देते हैं जो माशरे के अंदर पेनिट्रेट कर रही है कि जी आपके अंदर कोई मसला है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। सो राइट नाउ वी हैव लाइबा विद अस। आपकी मुलाकात कराते हैं हमारी ज़बरदस्त हीरो से। अस्सलाम वालेकुम लाइबा। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सो ग्लैड टू हैव यू। भाई हमें तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है, कमाल कर दिया आपने। कैसी हैं आप? हाउस लाइफ गोइंग, क्या चल रहा है जिंदगी में लाइबा? फिलहाल तो यस, प्रोजेक्ट अभी चल रहा है और इसके साथ साथ ग्रेजुएट हो गई हूँ तो थोड़ा सा ब्रेक है, तो आई वाज लाइक जस्ट एंजॉय करते हैं थोड़ा सा एंड देन यू नो स्टार्ट ऑफ विद किक स्टार्ट ऑफ विद द न्यू जर्नी। सो ये है। लाइबा, कैसा महसूस हो रहा है आपको? वैसे तो सबसे पहले ये बताइए, इतनी बड़ी कामयाबी, इतनी बड़ी खुशी, आप कैसा महसूस कर रही हैं? मेरे लिए ये एक मैं समझती हूँ कि मेरा एक पर्पस है ज़िंदगी का कि मुझे एक इंक्लूसिव सोसाइटी पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर अपने मतलब एक कहते हैं ना कि एक ड्रीम देखा था बचपन में, ख्वाब था, तो मैंने बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल की है और ये पहला स्टेप है। यस, दिस इज सक्सेसफुल और आगे भी बहुत सारे स्टेप्स हैं जिन पर जाना अभी बाकी है, तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैं इस वक्त फुलफिल कर रही हूँ। तो मेरे लिए ऑफ कोर्स Was there any specific homework जो इसके लिए आपने किया? कोई स्पेसिफिक सपोर्ट आपके साथ रही जो आपको यहाँ तक लेके आई? ऐसा क्या था? वो क्या मोटिवेशनल फैक्टर था लाइबा? बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं ऐसी सूरत हाल के बाद, लेकिन ऐसा क्या था जिसने आज आपको यहाँ तक पहुँचाया? सबसे पहले इम्पोर्टेंट बिल्कुल सही कहा आपने कि जब आप एक स्टार, वो कहते हैं ना कि एक कॉन्स्टेलेशन होता है ना आसमान के अंदर, तो वो पूरे एक स्टार को स्पार्कल करने में, शाइन करने में हेल्प करता है। तो मेरे आसपास मेरे पेरेंट्स की, मेरी फैमिली की बहुत सपोर्ट थी मुझे, और बाबा हमेशा से चाहते थे, मामा चाहती थे कि कुछ डिफरेंट करना है लाइफ में, कुछ ऐसा करो कि लोगों की लाइफ में कुछ इम्पैक्ट आए उससे ना। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और वहां से मेरा एक पर्पस ड्राइव हुआ कि अच्छा कुछ ऐसा करना चाहिए। फिर कॉलेज में हम एक प्रोजेक्ट करे थे इंक्लूसिव एजुकेशन का, तो माय टीचर वाज एन एक्चुअल ड्राइवर ऑफ दिस पर्पस, जिन्होंने मुझे ये पर्पस दिया। माँ बाप बचपन से चाहते थे कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करूँ, तो उन्होंने इस तरह सपोर्ट किया, पूरी तरह मेरे साथ पूरा फाइट किया कि नहीं, यू नो यू शुड कीप योर चॉइसेस अलाइव, कि आपको अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहिए और उसके लिए चाहे आपको आउट ऑफ कंफर्ट जोन ही क्यों ना जाना पड़े। तो बस वही सपोर्ट थी, इतना सारे लोगों की, दैट इज व्हाई आई वाज एबल टू। और इम्पैक्ट की बात कर रही हैं आप लाइबा, डेफिनेटली इम्पैक्ट तो हुआ है और बहुत ज़्यादा हुआ है। ये बताइएगा कि चैलेंजेस भी डेफिनेटली हर इंसान को फेस करने पड़ते हैं, एंड आई बिलीव इफ देयर इज अ स्पेशल नीड्स पर्सन, उनको थोड़े से ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। आपके चैलेंजेस क्या थे और किस तरह से ओवरकम किया आपने उनको? ओके, सो चैलेंजेस आई वुड से यस, मैंने चैलेंजेस को हमेशा से अपॉर्चुनिटीज कंसिडर किया है, टू बी ऑनेस्ट। तो आई वोंट से दोज वर द चैलेंजेस, आई वुड से वो अपॉर्चुनिटीज थे मेरे लिए बहुत बड़ी, कि आप जब अप्लाई कर रहे होते हैं तो ऑफकोर्स जब आप न्यू होते हैं सिस्टम के अंदर, तो फिर सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो ये आता है कि लोगों को समझाना कैसे है, उनको बात कैसे करनी है। बट ऑफकोर्स आई गॉट अ वेरी गुड लाइक सपोर्टिव लोग, एक्सेप्ट करने वाले कि ठीक है, डोंट वरी, हम अरेंज करेंगे, यू नो। तो वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि वहाँ लोगों को एजुकेट करना था कि ठीक है, हम इस तरह के हमें अकोमोडेशंस चाहिए होंगी, आपको इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक्सेसिबिलिटी बनानी है, और आपको जो है वो अगर जैसे लाइब्रेरी जाना है तो लाइक या कहीं मूव करना है तो उसके लिए फैसिलिटेटर्स अवेलेबल होने चाहिए, उन्होंने किए भी अवेलेबल। तो आई थिंक सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी, सबसे बड़ी यही होती है कि जब नए होते हैं, जब बड़ा चैलेंज ये होता है कि आपको लोगों को सिखाना पड़ता है, राइट।
तो मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी थी, मैंने इसको अपॉर्चुनिटी लेके जो है वो काम किया और यही तो मेरा तरीका था कि मैंने ओवरकम किया इसको। वो स्पेसिफिक टूल्स क्या थे? हो सकता है कोई बच्ची आपको इस वक्त देख रही हो या सुन रही हो, देख नहीं सकती तो, और उसके साथ इस किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो और वो ऑब्वियसली आप उसके लिए वो एक मोटिवेशन है, वो टूल्स क्या है जिनको वो बच्चा या बच्ची अपनाए आपकी तरह और एक सक्सेसफुल ट्रैक के ऊपर, करियर पाथ के ऊपर चले? कुछ उनको मशवरा दीजिए अपने एक्सपीरियंस की बिना के ऊपर। श्योर सबसे पहले तो ये देखना जरूरी है कि मतलब मैं हमेशा एक बात कोट करती हूँ लाइफ में, ठीक है, हमारी लाइफ की ना 3 इम्पोर्टेंट चॉइसेस होती हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। सबसे पहली चॉइस ये होती है कि या तो आप हार मान के बैठे, ठीक है, और आप सोचें कि नहीं, या तो फिर आप ये कहें कि ठीक है मैंने कुछ करना है, वो आपकी एक सोच है, या फिर आप कहें कि ठीक है अब मुझे कुछ करना है तो मैंने कुछ गिव अप नहीं करना, ना गिव इन करना है, बल्कि जो कुछ है मेरे पास मुझे अपनी बेहतरीन स्ट्रेंथ लगा देनी है। तो उसके अंदर फिर आप जब ये चीज अपनी स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना कि ठीक है मुझे ये चीज अपनी लाइफ में करनी है, अपना कोई पर्पस है वो अचीव करना है, चाहे आप फिर कंप्यूटर साइंस से क्यों ना पढ़ रहे हो, आई फील लाइक कोई भी अपॉर्चुनिटी दुनिया में लिमिटलेस नहीं होती। ये सब एक छोटा सा सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है कि मतलब डिसेबिलिटी एंड स्पेशल नीड्स, एंड आई फील लाइक ये सब नेचुरल होता है। अच्छा, आज लाइबा क्विकली मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, क्या इसमें कोई टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट आपके साथ रही है? कुछ ऐसे टेक्निकल टूल्स आपने इस्तेमाल किए जिन्होंने आपको हेल्प किया, और इट वाज जस्ट योर मोटिवेशन या आसपास के लोगों की सपोर्ट जिसने ये किया? मैं ये जानना इसलिए चाहता हूँ कि अगर टेक्नोलॉजी में ऐसा कुछ आ गया है जो आप जैसे बच्चों को हेल्प कर सके तो उसका भी हमें पता चले। फॉर श्योर। सो टेक्नोलॉजी के अंदर ऑफ कोर्स हमारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऑनलाइन तो इट्स लाइक वेरी एक्सेसिबल कि आप मतलब स्क्रीन रीडर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप स्क्रीन रीडर का इस्तेमाल करते हैं तो आप गूगल पर आराम से सर्चिंग कर रहे होते हैं, जैसे जॉस है, एनवीडीए है, लाइक ऑल ऑफ दीज आर ऑडियो लाइक टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर्स, और अगर बहुत आसान अल्फाज में कहो तो वो आपको बहुत हेल्प करते हैं। और ऑनलाइन ये चीजें बहुत एक्सेसिबल हो गई कि अब आप आराम से सर्चिंग कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट होता है यूनिवर्सिटीज आपको जर्नल्स का और लाइब्रेरीज का एक्सेस बहुत देती है, तो वो ऑनलाइन अगर अवेलेबल होती है, और क्योंकि वो ऑनलाइन ऑलरेडी मोस्टली ऑनलाइन ही होती है, तो उसके थ्रू आपको रिसोर्सेज मिल सकते हैं और आप आसानी से जो है वो अपने रिसर्च पेपर्स वगैरह प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अब क्योंकि स्क्रीन रीडर्स इतने सपोर्ट इतने एक्सेसिबल हो गए कि आप उसको यूज करके आराम से अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं और जो आप चाहे वो कर सकते हैं। लाइबा थैंक यू सो मच एंड सो प्राउड ऑफ यू। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, स्पेशली उन लोगों का इंस्पिरेशनल हैं जो कोई स्पेशल नीड पर्सन है। आई होप जो आपने सोचा ज़िंदगी में ऐसे ही आप करती रहेंगी और कामयाब भी होंगी। बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। कैसा लगा आपको? वो कहते हैं ना एतमाद जो होता है ना, एतमाद लहजे में बोलता है और किरदार में नजर आता है। तो लहजे में बोल रहा है एतमाद आपके, और अल्लाह करे बहुत सारी बच्चियां, भाई अगर आप किसी भी हवाले से डिसअपॉइंटेड हैं, आप सिर्फ अपने अंदर वो हिम्मत पैदा कीजिए जिसे आप बाहर ढूंढ रहे हैं ना, वो आपके अंदर है, वो हिम्मत पैदा कीजिए और हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे। ऐसे लोग आपके सामने लाते रहेंगे जिनसे हम बहुत मुतासिर होते हैं, इसलिए तो आपके सामने लाते हैं। अच्छा, हम खुद भी बड़े मुतासिर होते हैं, आई एम श्योर जो देखने वाले हैं वो भी मुतासिर होते होंगे। बहरहाल जी, और भी मुतासिर कुन अफराद जो हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। एक ब्रेक लेनी है हमें, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद। अब हमें बात करनी है क्रिकेट की। पाकिस्तानी टीम एज यूजुअल थोड़ा सा हमें खुशी देती है, उसके बाद दोबारा से अपनी पुरानी रविश पर आ जाती है। गम देती है कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच जो है बारिश की नज़र हो गया। पहले 2 मैचेस जो है वो बुरी तरह से हार गई। अब ये तो 3 मैचेस की सीरीज़ थी T20 की, उसमें 2-0 से जीत हो चुकी है साउथ अफ्रीका की। इसके ऊपर हमने बात करनी है। दूसरा ये चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला जो है, खबरें ये आ रही हैं सूत्रों के अनुसार कि वो बेहतर होने वाला है। उसके अंदर कोई ना कोई आज ऑफिशियली बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान हो जाए। भारत मीडिया से मत हो, हमारा मीडिया उससे बहुत रिस्पांसिबल, ज्यादा अच्छा है। सैयद मुईशा वन एंड ओनली हमारे साथ मौजूद है, एनालिस्ट, डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। कई दहाइयों से क्रिकेट को कवर कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी, इंटरनेशनली भी। हमने जरा इनको मदऊ किया क्योंकि मौजूद ऐसा था, हमने कहा जरा मुईशा साहब से बात करते हैं। सर, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर टाइम। सबसे पहले जरा क्विकली, साउथ अफ्रीकन जो हम हारे हैं बहुत बुरा, 2 वनडे हारे और तीसरा हम खेले ही नहीं, वो भी खेलते तो शायद रिजल्ट कुछ मुख्तलिफ ना होता। क्या टेक है आपका? साउथ अफ्रीका में हिस्ट्री रिपीट करते जा रहे हैं हमारे जी। T20 सीरीज हमारे असल में देखें, पाकिस्तान का जब भी पाकिस्तान गया ना साउथ अफ्रीका जी, पाकिस्तान स्ट्रगल किए एंड दिस इज नथिंग न्यू फॉर अस। हम स्ट्रगल करते हैं और इस दफ़ा भी हमने वही स्ट्रगल किया। हमें पता नहीं हमें कितने रन चाहिए T20 क्रिकेट में, हमें पता नहीं क्या टारगेट हमने सेट करना है। बिलीव यू मी कि जिस पे हम लास्ट मैच खेले हैं,
जहाँ पे वहाँ पे अगर आप 250 का टारगेट भी आप करते तो शायद भी वो भी अचीवेबल था। इतनी इजी पिच थी, बिल्कुल फटा था, और हम रियलाइज नहीं कर सके कि टारगेट कितना होना चाहिए, कितना अचीवेबल है, कितना हम डिफेंड कर सकते हैं और कितना शायद होस्ट टीम को हम उनको मसला बना सकते हैं और उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ी सी हम प्रायोरिटीज हमारी नहीं है, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट T20 क्रिकेट। T20 क्रिकेट में हम अपने आप को अभी तक सेट नहीं कर पा रहे। जो और नेशंस हैं वो रैपिडली ग्रो कर रही हैं T20। उनको पता है T20 अब बिल्कुल मार धाड़ है, ये नहीं है कि आपने एक और अब मतलब है कुछ बॉल आपको आहिस्ता खेलने हो, नहीं, ये कॉन्सेप्ट चला गया। शाह साहब, एक मुल्क के अंदर जाके बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है, उसकी कंडीशंस की वजह से हम कह देते हैं, फिर दूसरे मुल्क में जाके हम कहते हैं कंडीशंस की वजह से अच्छा नहीं खेल पाई। क्या पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट कम खेल रहा है जिसकी वजह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, या फिर वो क्लाइमेटाइज नहीं हो पाता है वहाँ की कंडीशन से? देखिए, ये बेसिकली फॉर्मेट की बात है जी। हम T20 क्रिकेट जो है उसको हम और ममालिक के साथ हम अलाइन नहीं कर पा रहे। हम उनके साथ जो टेम्पो उन्होंने क्रिएट किया हुआ है, जिस तरह मैं जरूर नाम लूंगा ऑस्ट्रेलिया का, इंडिया का, साउथ अफ्रीका का, इन्होंने एक इवन इंग्लैंड का, इन्होंने टेम्पो बहुत हाई कर दिया है। वो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इन्होंने T20 के लिए स्ट्रोक मेकिंग बहुत एक्सेप्शनल कर दी है। अब देखें ना, पहले T20 में साउथ अफ्रीका ने 14 सिक्सेस लगाए, हमने 4 सिक्सेस, 4 और 5 सिक्सेस हमने मेरा ख्याल इतने लगाए। तो ये देखें, ये जो टेम्पो है ये आपको मतलब इसको बढ़ाना पड़ता है, इसको उतनी लेवल पे लेके आना पड़ता है कि आपको 6 सेटिंग कैपेबिलिटी जो है हमारे पास वो नहीं है। हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें नया स्टफ ऐसा तैयार करना पड़ेगा, यंगस्टर ऐसे तैयार करने पड़ेंगे जो 6 सिटिंग एबिलिटी रखते हो। तो अभी हमारे पास नहीं है, इतने ज्यादा नहीं है, बड़े गिने चुने हैं, उनको भी हम इस तरह से मौका नहीं देते। अब यहाँ पे जो देखें चैंपियंस कप T20 हो रहा है रावलपिंडी में, काफी सारे मैं फील करता हूँ कि जो हारिस हैं उनको भी टीम में होना चाहिए था, जो हैदर अली हैं उनको भी टीम में होना चाहिए था। ये आपका हैदर अली जैसे लोगों को, हारिस को चांस तो मिले हैं। हमारे लड़के पिंडी की विकेट्स पे 200 मार जाते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल खेलते हैं तो 10 पे आउट हो जाते हैं। प्रॉब्लम होता है, नया प्लेयर जो आता है, यंगस्टर जो आता है, वो स्ट्रगल करता है, लेकिन उसमें इंप्रूवमेंट की भी गुंजाइश होती है। आप एक ऐसा प्लेयर होगा जो एग्जॉस्टेड, टायर्ड और एट द ट्वेलाइट ऑफ हिज कैरियर, वो इंप्रूवमेंट की उसकी चांस नहीं। इशारा किस प्लेयर की तरफ? मैं सीधा कहूंगा बाबर आजम को T20 नहीं खेलना चाहिए। अच्छा, रिजवान को भी एक आध आपको चाहिए होता है सीनियर प्लेयर एज अ कैप्टन। बाबर को खेलना ही नहीं चाहिए, बाबर को नहीं खेलना चाहिए। देखिए, मैं एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट जो शायद मेरे 36-37 साल हो गए कवर करते हुए, मैं फील कर रहा हूँ कि ये उनकी गेम नहीं है। अच्छा, उनकी वो बड़े क्लासिकल प्लेयर हैं, वो जबरदस्त प्लेयर हैं, वनडे क्रिकेट के, टेस्ट क्रिकेट के, उनको देखने में मजा आता है, उनकी शॉट्स देखने में मजा आता है, एक्सेप्शनल प्लेयर हैं। वो अपनी गेम, वो वाली टेस्ट क्रिकेट वाली और वनडे क्रिकेट वाली, वो कहीं ना भूल बैठे। मुझे तो ये डर है। लेकिन T20 क्रिकेट में आपको देखना नहीं पड़ता कि बॉल इस तरह आ रही है, इस तरह आ रही है, इसको छोड़ा जाए, छोड़ने का कॉन्सेप्ट नहीं होता। चले हम देखते हैं, अल्लाह करे टीम ने केप टाउन में, आई थिंक दोबारा टीम केप टाउन पहुंची आज, वहां पे जी केप टाउन, ये जो पहला वनडे है, जस्ट 2 आवर्स ड्राइव अवे फ्रॉम, मैंने यहाँ 2 मैच कवर किए हुए हैं, जस्ट 2 आवर्स अवे फ्रॉम केप टाउन। ओके, और ये बाई रोड आप जाते हो और बिल्कुल एक बड़ा जबरदस्त एक ये समझे आप मतलब है कि हट के और कंट्री साइड टाइप सब इमेजिन भी करने लगे, बड़ी जबरदस्त यादें ताजा हो गई। अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से खबरें आ रही हैं और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की जो हाइब्रिड मॉडल की या फ्यूजन फार्मूला उसको कहते हैं, हाँ, उसको मान लिया गया, ऐसी खबरें आ रही हैं। शाह साहब, क्या इनसाइडर है जी, क्या ऐसा है आपके पास, क्या खबर है? देखिए, फ्यूजन हो या रेसिप्रोकल हाइब्रिड मॉडल हो, ये बेसिकली मान तो लिया गया है। अच्छा, लेकिन जो मेरे सोर्सेज हैं और जो मुझे पता लगा है, कोई इन राइटिंग नहीं दिया इंडिया ने। ठीक है ना जी, और इंडिया ने इन राइटिंग नहीं दिया, लेकिन इंडिया की जगह आईसीसी ने और लीडिंग क्रिकेटिंग बोर्ड ने कमिटमेंट दी है पाकिस्तान को कि जिस तरह आप खेलना चाहेंगे T20 वर्ल्ड कप 2026 का, आप उस तरह खेलेंगे। मीनिंग कि तकरीबन दोनों होस्ट है ना, देखें को होस्ट है इंडिया और श्रीलंका, दे आर को होस्ट 2026 का T20 वर्ल्ड कप होगा, दोनों जॉइंटली करेंगे। तो पाकिस्तान अपने सारे मैच जो है वो श्रीलंका खेलेगा, पाकिस्तान इंडिया का मैच कोलंबो होगा, इंडिया ट्रेवल करके श्रीलंका जाएगा। ये दैट इज ट्रू व्हेन वी टॉक अबाउट लीग मैचेस, एक लीग मैचेस होते हैं और सेमीफाइनल। लेकिन अभी तक थोड़ी सी खामोशी है
कि हम तो वी आर होपफुल कि पाकिस्तान विल गो ऑन टू मेक इट टू द फाइनल्स। तो फाइनल में इंडिया राजी हो जाएगा कि फाइनल इंडिया से बाहर हो, क्योंकि वो दे आर द मेजर होस्ट उसका। उसमें थोड़ा सा मैं अभी तक मुझे कोई ये समझ नहीं आ रही, और ना क्रिकेट बोर्ड वाले कहते हैं जी नहीं हमारा जो वो अप्रूव हो गया है, हमारा जो हाइब्रिड मॉडल है। हमारे पीसीबी वालों को ऐसा यकीन ही ना हो कि हम फाइनल नहीं खेलेंगे। किस पे बात ना करें, हमें यकीन होना चाहिए कि हमने फाइनल खेलना। तो शाह साहब आप कह रहे हैं कि इंडिया ने राइटिंग में कुछ नहीं दिया है, लेकिन आईसीसी ने कमिटमेंट कर लिया। आईसीसी की कमिटमेंट इनफ है कि 2026 में अगर फाइनल होता है और पाकिस्तान जाता है, इंशाल्लाह हमारी तो उम्मीदें हैं, तो फिर न्यूट्रल वेन्यू पर ही होगा या फिर इंडिया में खेला जाएगा? देखिए फाइनल की बात मैं अभी कोई नहीं कर सकता, ना मुझे पता और ना कोई क्लियर इसकी इंडिकेशन है। लेकिन बाकी मानिए हैं कि आपने जो T20 वर्ल्ड कप है वो आप श्रीलंका में खेले, अपने मैचेस लीग के सारे खेले, सेमीफाइनल पाकिस्तान पहुंचा, सेमीफाइनल क्योंकि एक सेमीफाइनल श्रीलंका ने करना है, एक इंडिया ने करना है, तो पाकिस्तान वाला सेमीफाइनल ऑटोमेटिकली श्रीलंका में हो जाएगा, वो तो ठीक है। लेकिन ये एक और चीज है कि कंपनसेशन कोई नहीं देंगे, क्योंकि हमने सारे मैच इंडिया ने जाके दुबई में खेलने चैंपियंस ट्रॉफी के, तो हमें भी कंपनसेशन तो थोड़ी बहुत चाहिए थी कि हमें खर्चा हमारा उसमें काफी हो जाना है, उसकी इनकम हमारी कम हो जानी है। लेकिन इसके बदले उन्होंने एक प्रॉमिस किया है कि 2027 के बाद जो आईसीसी का वुमेन मेजर इवेंट होगा, T20 वर्ल्ड कप या वनडे का वर्ल्ड कप, वो पाकिस्तान को दिया जाएगा। तो उसकी मुनासबत से इसमें से कुछ भी इन राइटिंग है। लेकिन देखिए जब कमिटमेंट करती है ना आईसीसी या क्रिकेटिंग बोर्ड करते हैं, तो मेरा ख्याल है फिर बात ठीक हो जाती है। मतलब इसको कहेंगे हम तसल्ली ले सकते हैं। आखिरी सवाल मेरा 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की रिटायरमेंट के हवाले से है। दे बीन वेरी गुड टू पाकिस्तान, उन्होंने सर्व किया, इमाद वसीम, आमिर एंड इरफान। क्या टेक है आपकी इनकी रिटायरमेंट के ऊपर? उनकी क्रिकेट बाकी थी, लीग्स वाज द रीजन कि जी लीग्स इजीली खेल सके, रिटायरमेंट लीग क्या वजह थी, आप क्या देखते हैं? देखिए जो इस तरह के प्लेयर्स हो तो ये अब एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद अब उनकी बारी ना है पाकिस्तान खेलने की, या पाकिस्तान में पीछे बैकअप इतना हो गया कि शायद वो उनको रिटायर हो जाना चाहिए। रीजन एक तो ये होती है कि इसलिए वो रिटायर हुए, दूसरा आपको एनओसी नहीं लेना पड़ता। जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आप उस सिस्टम से निकल जाते हैं, फिर आपको पीसीबी का एनओसी नहीं लेना पड़ता। अब हर लीग जाके, इंटरनेशनल लीग होती है, T10 लीग होती है, T20 लीग होती है, यूएई में हो रही है, कैरेबियन आइलैंड में होती है, श्रीलंका में हो रही है, जहाँ के आप खेल सकते हैं। तो बेसिकली लीग तीसरा ये भी चीज होती है कि जब आप रिटायरमेंट लेते हैं तो फिर आपको एज एन ऑफिशियल कैपेसिटी में कहीं हायर किया जाता है। तो ये बड़ी चीजें हैं जिसको मेरा ख्याल है वो माइंड में होता है। सब प्लेयर्स के माइंड में यही था कि हम शायद आगे ऑफिशियल बन जाएं, मेंटोर बन जाएं, या किसी और कैपेसिटी में हमें ले। टाइम हमारा खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम, फॉर कमिंग, फॉर जॉइनिंग अस। सैयद मुईशा सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे। क्रिकेट पे बात हो रही थी, क्विक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन कीजिए। वेलकम बैक वंस अगेन। सबसे आगे आप देख रहे हैं, अगर आपने मेरा सोशल मीडिया देखा तो आई वाज जस्ट पोस्टिंग बिहाइंड द सीन। इस वक्त हम लाइव आपको पर्चा लीक कर दिया, मैंने पर्चा लीक कर दिया इसलिए कि हम चाहते हैं कि ज्यादा लोग हमें देखें, मतलब लोगों को पता तो चले कि जाड़ा आ गया है। तो एक सिलसिला है जिसमें एक कोशिश हमने डालने की कोशिश की है, ये कहना चाहिए। कोशिश करते हैं कि जरा सर्दियों का तस्करा अच्छे से हो जाए। सर्दियों की मुख्तलिफ सौगातें होती है ना, हम खाने पीने की भी बात करते हैं, लेकिन मेनली जो लिबास है वो सर्दियों की सबसे अहम सौगात है। और खवातीन की अगर बात करें तो शॉल सिर्फ एक गर्म लिबास नहीं है, बल्कि एक सकाफती वर्सा है हमारा, फैशन की स्टेटमेंट है, एक फैशन स्टेटमेंट है और शख्सियत का आईनादार है, और अब तो कुछ हद तक स्टेटस सिंबल भी बनता जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे मुल्क में शॉल का इस्तेमाल जो है ना वो अभी का नहीं है, वो सदियों पुराना है। हर इलाके की अलग शॉल होती है, अलग पहचान होती है, अलग डिज़ाइन होता है, कलर्स भी अलग होते हैं। कश्मीरी शॉलें जो हैं वो अपनी नरमी की वजह से जानी जाती हैं, बारीक कढ़ाई की वजह से जानी जाती हैं, जबकि सवाती शॉलों की बात करें तो अपने गहरे रंगों की वजह से जानी जाती हैं और काम भी उनके ऊपर ज़रा भारी होता है। अच्छा, शॉल सिर्फ एक लिबास नहीं है, हम ये कह सकते हैं कि हमारी सकाफती विरसे का हिस्सा है। तो हमने आज सोचा कि क्यों ना हम आज शॉल्स के बारे में डिस्कस करें। कभी-कभी ऐसा पता क्या होता है, कभी-कभी शॉल्स की वजह से इलाका पहचाना जाता है और कभी इलाके की वजह से शॉल पहचानी जाती है। दिस इज हाउ इट इज, यानी कि इस हद तक अहम हिस्सा है हमारे कल्चर का। सो बिल्कुल हमने फैसला किया कि हम आपको दिखाएं। और क्या हमने फिर कैसे, एक तो डिस्प्ले आपको नजर आ रहा होगा, हमने कोई दुकान नहीं लगा ली है सेट के ऊपर, इट्स जस्ट अ डिफरेंट कलर देने के लिए। और मैंने आयशा से कहा था कि जरा आप बताइएगा, थोड़ा सा इनका रेलेवेंट फील्ड है, मैं बीच में लुकमा ही दे सकता हूँ, बस इतना मेरा किरदार है। लुक में भी बड़े और अगर
होता है। घर वालों के साथ तो पैसे दे सकता हूँ, ये मर्दों का काम। अच्छा जी, प्रॉपर हमने जो है ना तैयारी की है इसके लिए। हमारे साथ शॉल एक्सपर्ट जो हैं वो मौजूद। अच्छा, इनका नाम सुन के पहले तो मैं हैरान हुई, फिर मैं परेशान हुई, फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं भाई, एक नाम के जो है ना दो इंसान हो सकते हैं। दिलीप कुमार साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट हमें बताएंगे शॉल्स के बारे में। और उनके साथ आप देख रहे हैं हमारी प्यारी सी टीम मेंबर हैं ज़ैनब, ये हमारे साथ मौजूद हैं। ये बतौर मॉडल आज हमारे साथ मौजूद होंगी। इनके ऊपर हम स्टाइल करके देखेंगे कि शॉल्स किस तरह के गेट कंफ्यूज कि यार ये वाली कैसे लगेगी, तो उसके लिए हमने ज़ैनब की खिदमत हासिल कर ली है। सो थैंक यू टू बोथ ऑफ यू आपके आने के लिए। दिलीप भाई, सबसे पहले तो आपसे शुरू करते हैं। ये इतनी ज़्यादा वैरायटी है, थोड़ा सा हमें बेसिक इंट्रोडक्शन दीजिए शॉल का। अच्छी शॉल किसको हम कहेंगे, किस टाइप की है, थोड़ा सा हमें बताइए। बेसिकली शॉल्स तो काफ़ी होती हैं। सबसे फाइन जिसको पश्मीना कहा जाता है, पश्मीना एंड शातूश। शातूश जो बेसिकली वो 2 बैंड आइटम है, वो कश्मीर श्रीनगर से आता है। उससे बाद पश्मीना है, वो तो I'd be glad अगर आप पश्मीना उठा के साथ साथ दिखाते रहे। तो पश्मीने के अंदर भी काफ़ी क्वालिटी आती है। आजकल हर वूल चीज़ को भी पश्मीना इटसेल्फ पश्म होता है, तो फाइनेस्ट वूल उसको पश्मीना कहा जाता है, जो नेक पार्ट का होता है। रेगुलर जो होता है वो बॉडी का होता है, उसको लैम्स वूल कहते हैं, उसको भी पश्मीना कहते हैं। सबसे फाइनेस्ट जो पश्मीना होता है वो ये है, दिस इज द हाईएस्ट क्वालिटी, ठीक है, 100% पश्मीना। इसकी पहचान क्या है पश्मीने की? द गुड थिंग अबाउट आप फील से पता चलता है, इसकी फीलिंग से होती है, सॉफ्टनेस होती है। और ये हैंडमेड है। नॉर्मली 99% पश्मीना जो आजकल है पावर लूम का बना हुआ है, ये श्रीनगर का पश्मीना है, फाइनेस्ट। इसके ऊपर सारा हाथ का काम है। अच्छा, ये मेरे मतलब का जरा आप ये पकड़ लीजिए प्लीज। ये जो है ना, इस शॉल्स को ऑलमोस्ट 1.5 years to 2 years लगते हैं बनने में। ये हम ज़ैनब के ऊपर जरा स्टाइल करके देखते हैं। डेफिनेटली ये ओरिजिनल है। ये बेसिकली यहाँ सब कॉन्टिनेंट में वेडिंग डॉरीज देती हैं लड़कियों को, एज जहेज में दी जाती है। क्या ये बहुत महंगी बहुत महंगी होती है? महंगी देखें क्यों होती है? महंगी बेसिकली शॉल्स का है। इसके ऊपर अब एक चीज़ जिसको 2 साल लगती हैं, लेबर देखें उस हिसाब से। अगर चीज़ ये यूरोप में बनी हो तो उस हिसाब से 50,000 यूरो की होगी। अनफॉर्चुनेटली इस एरिया में ख़वातीन बनाती, इस वजह से इतनी महंगी नहीं है। एक चीज़ इमेजिन करें 2 साल लगे, उसके हिसाब से कोई इतनी महंगी नहीं है, हाथ का काम है। और अगर ऑन एवरेज एक अच्छी पश्मीना शॉल इस साइज की, उसकी मैं प्राइस की बात करूं कितनी होगी दिलीप भाई? पश्मीना एक जो इंडस्ट्रियल जो कमर्शियल बने हुए पश्मीना होता है वो तकरीबन 5,000 से शुरू होता है, वो अप टू 50,000 तक जाते हैं। अच्छा। जो फाइन जो वेडिंग डॉरीज पश्मीना होता है वो 100,000 अप प्लस होती है, 1 लाख रुपए तक। ये जो आपने दिखाया ये हैंडमेड है, ये सारा हाथ का काम है? ये बिल्कुल हैंडमेड है, इसका सारा हाथ का काम है। ये इसको गुलाब का डिजाइन कहते हैं। इतना बारीक काम है। ये इस डिजाइन को गुलाब का, कैमरा कैन फोकस ऑन दिस, ये गुलाब का डिजाइन है कश्मीर का, और बहुत ट्रेडिशनल डिजाइन है, सारा हाथ का काम है। और अच्छी बात ये इसकी जो प्लेन शीट है वो भी हाथ की बनाई गई है, हैंडलूम की है। अच्छा, जिस तरह हर स्टफ के मखसूस यूजर्स होते हैं, ये भी कम आती है मिकदार बेसिकली इसके सर्टन बायर हैं, लेकिन थिंग इज दैट अब व्हाट्सएप का दौर हो गया, अब इंटरनेशनल लोग भी बहुत बायर करते हैं, यूरोपियन लोग भी पसंद करते हैं। क्विकली दिलीप भाई, अगली किस्म कौन सी है शॉल्स के अंदर? दिस इज द हाईएस्ट क्वालिटी पश्मीना, वन ऑफ द फाइन है। फिर इसको क्योंकि हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता, फिर इसको रीजनेबल रेंज में लाने के लिए है, ये वही चीज है, इसको हमने मशीन में बनवाई है। अच्छा, ठीक है, ये हाथ का काम नहीं है, मशीन का। अच्छा, इससे ही कीमत में फर्क आ जाता है? हाथ का कीमत का भी फर्क, इस मशीन की वजह से फर्क आता है, लेकिन क्वालिटी का भी फर्क है ना, उसको हाथ लगाने से। डेफिनेटली देखें, कीमत का भी आपको 1/10 फर्क आता है, लेकिन दिस इज अ कमर्शियल मेड, रीजनेबल। उसके कलर्स अच्छे हैं, फील में डेफिनेटली इतना फाइन नहीं है, लेकिन इनएक्सपेंसिव है, अच्छे हैं। 99% तो बिकती ये चीज़ है ना, वो आती भी कम है, इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है अभी, क्योंकि आजकल फैशन का दौर है, तो हर हफ्ते हर 10 दिन बाद ये जो हाथ का काम और मशीन का काम है, इसमें सिर्फ आपकी समझ ही होगी किसी खातून की जो बताएगी, या कोई टेक्निकल एलिमेंट है जिससे पता लग जाए कि काम हाथ का है, मशीन? डेफिनेटली हाथ के काम और मशीन काम में पता चल जाता है। हाथ का काम में अगर बैक पे देखेंगे आपको नजर आ जाएगा, मशीन जो आर का काम होता है वो बिल्कुल प्लेन पीछे से होता है, आपको डेफिनेटली यू कैन सी इट, ये मशीन का काम है। आप हाथ का काम के वो कारीगर रहे नहीं है 90%। अच्छा, वन मोर थिंग, फैशन स्टेटमेंट तो है, स्टेटस स्टेटमेंट भी है, क्या ये गर्म भी उतनी है? डेफिनेटली जो प्योर पश्मीना तो बहुत गर्म है। पश्मीने के बारे में ये मिथ भी है, लोग ये भी कहते हैं, इवन शातूश के बारे में, अगर इसको आप पिजन एग रखें इट विल बी हीट, इट्स सो वार्म। अच्छा, ये माइनस में वो तो बैंड आइटम है, लेकिन पश्मीना डेफिनेटली वार्म है। तूश के बारे में जरा मुझे बताइए कि शातूश इटसेल्फ, शातूश इज अ पर्शियन वर्ड है, शाह मींस किंग, तूश मीन वूल, द फाइनेस्ट वूल इन द वर्ल्ड। अच्छा, वो कश्मीर में बनती थी, उसको तकरीबन 30-40 ईयर से बैंड है, अब इतनी बनती नहीं है। उसकी इमिटेशनें काफी आ रही है, जिसको लोग शातूश करके बेचते हैं। अच्छा, ओरिजिनल शातूश पता कैसे चलेगा अगर लोगों ने देखी नहीं है जिंदगी में शातूश?
अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों की लेबॉरेटरी है नहीं जिस तरह डायमंड वगैरह चेक किया जाता है, ये तो आपको ट्रस्ट बेसिस पे होता है, फील्ड पे पता किया जाता है। अच्छा, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जिस तरह स्टफ को लेकर हम कह रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों की है, जो इसके ऊपर ये ठप्पा लगता है या जो कढ़ाई होती है, क्या वो भी डिपिक्ट करती है कि किसी मखसूस इलाके की है? नहीं, डेफिनेटली ये सब कॉन्टिनेंटल कश्मीर इस रीजन की है, हमारे स्वात में भी बनती है, हमारे लोकल भी हमने प्रोडक्शन शुरू की है, लेकिन हिस्टोरिकली आप देखेंगे तो कश्मीर की चीज़ है। ये पिछली तकरीबन 200-400-500 साल से जाल बन रही है। पश्मीना एक प्लान बनता है, इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के काम होते हैं। एक काम को कानी कहा जाता है, कानी एक आर्ट है। अभी तक हमने शातूश की बात की है, पश्मीना की बात की है, इसके अलावा और कौन कौन सी शॉल्स की अकसाम हैं जो कि अफोर्डेबल भी हों? क्योंकि आपको पता है बहुत सारी ख़वातीन जो देख रही हैं वो चाहती तो हैं कि उनके ऊपर शॉल्स अच्छी लगें, लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो कौन कौन से बेसिकली देखें, शॉल्स 90% तो पश्मीना ही होता है, जिसको वूल कहा जाता है। पश्मीने में किस्म होती हैं, वो अफोर्डेबल है, वो अंडर 10,000 की रेंज में काफ़ी आपको मिल जाएंगे। जो महंगी होती हैं देयर आर फ्यू क्लास होते हैं, लोग लेते हैं, तो इसमें काफ़ी रेंज है। जिसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिस तरह ये कानी शॉल है, कानी बहुत क्लासिकल कश्मीरी शॉल्स होती है जो हैंडलूम पे बनती है। इट्स नॉट कानी का मतलब ये काना बैम्बू की तरह होता है, जिस तरह कारपेट की तरह वीव की जाती है, वोवन शॉल्स है, नॉट प्रिंट नहीं है। तो कानी शॉल्स है, इसके अंदर काफ़ी डिज़ाइनिंग आती हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हुआ ये कि पिछले 20-30 साल के अंदर फैशन इंडस्ट्री इन्वॉल्व हो गई है, तो हर साल हमें नई से नई चीज़ें लानी पड़ती हैं। इस साल की जो सबसे बेस्ट शॉल्स, इसको मून लाइट कहती हैं। ये जो मून लाइट होता है, सिमर सा जो होता है, अच्छा, ये तो बड़ी फैंसी दिख रही है। बेसिकली वेडिंग के हिसाब से होता है। आप ओकेजनली अगर आपके वेडिंग के जोड़े जो हैवी हैं उसके साथ पहने जाते हैं, ये मून लाइट इसको कहते हैं। आप इसको देखें, सिमर काफ़ी सिमर है। शादियों के अंदर शॉल्स जो है वो चलती हैं, वो कौन सी होती है? शादी के अंदर मोस्टली ये जो पिछले फैशन के हिसाब से इसको मून लाइट शॉल कहते हैं, ये सिमर होता है। तो ये मोस्टली क्योंकि शादी के जोड़े जो हैवी काम होते हैं उसके साथ पर सिमर वगैरह ये चलाई जाती है, इसको मून लाइट कहते हैं। ये इसके साथ भी कानी है, यूजुअली प्लान आती है, इस साल हमने थोड़ा सा नई चीज़ बनाई है, कानी के साथ मून लाइट है। अच्छा, दिस इज क्वाइट न्यू, बड़ी मून लाइट बिकॉज़ ऑफ द शाइन दैट इट हैज। मून लाइट चमक होती है वन साइड। मून लाइट एक जमाने में कपड़ा हुआ करता था, बड़ा फेमस हुआ करता था, ये वही है। एग्जैक्टली उसी तरह है, एक तरफ चमक होगी, ये दिया जाता है, ये फैशनेबल मॉडल करिए काफी। अच्छा, इसकी जो दूसरी साइड है बिल्कुल रॉ है, दूसरी साइड रॉ है, सिर्फ एक साइड से आप दोनों तरफ पहन सकते हैं। ये बहुत फैशनेबल शॉल्स हैं, अभी जो है बड़ा फैशन इन्वॉल्व है, हर हफ्ते हमें नई से नई चीज लानी पड़ती है, काफी नई चीजें। अच्छा, एक और शॉल जो हम अभी ज़ैनब ने पहन रखी है इस साइड पे, ये इसका क्या स्पेक्स है? बेसिकली इस डिजाइन को बख्तावर डिजाइन कहते हैं। बख्तावर ने अपनी जब वेडिंग पे शॉल पहनी थी, बख्तावर भुट्टो सरदारी की बात कर रहे हैं, उन्होंने उन तरह इस तरह की शॉल पहनी थी, वो तो ओरिजिनल थी, उसको कॉपी की गई है। वही पेचेस। ये कॉपी कितने की है सर जो बख्तावर साहब है? आप कॉपी बताइए, ओरिजिनल का अंदाजा हम खुद लगाएंगे। कॉपी 15,000 रुपीस, कॉपी 15,000 की है, जो बख्तावर ने ओरिजिनल पहनी थी, बैठ के आप कैलकुलेट करें वो कितने की है। अच्छा, इसकी क्या खूबी है, ये किस मटेरियल में बनी? बेसिकली ये पश्मीना वूल है, ये बना हुआ मशीन का है, उसी डिजाइन के अंदर बनाया गया। वो तो ओरिजिनल हाथ का काम था, उस पैचेस के अंदर बनाया गया था। वंस कोई मॉडल या कोई एक्ट्रेस या कोई भी पॉलिटिशियन पहनते हैं तो वो चीज फैशन में। अच्छा, आप अभी हमें बता रहे थे कि अमिताभ बच्चन कोई खास शॉल पहनते हैं, वो भी कहानी मेड शॉल्स होती हैं और उसकी कीमत समटाइम मिलियंस में भी जाती है, ये हमें बता रहे थे। तो यहाँ पे उसकी कॉपी हमारे पास है, जरा इफ यू कैन सी इट। ओरिजिनल अमिताभ बच्चन वो कहानी पहनते हैं, वो प्योर शातूश या पश्मीने के अंदर होती है, वो तो पॉसिबल नहीं है, वो तो ओवर 2 मिलियन की है। दिस इज द सेम थिंग्स, काफी पश्मीने में बनाया गया है, क्योंकि काफी लोग अब जो मॉडल्स वगैरह उनको फॉलो करते हैं, तो इनएक्सपेंसिव रेंज में हमने वही चीज बनाई है। इसको कहानी कहते हैं, दिस इज वेरी क्लासिकल और ये बहुत अच्छी चीज़ है, प्योर है। अच्छा, आपके पास आते हैं इस तरह से लोग, कोई देख ली सोशल मीडिया पर या फिल्म के अंदर, यार मैंने सज्जल अली ने एक शॉल पहनी थी, मुझे वैसी वाली, मरियम नवाज ने पहनी थी। जी एग्जैक्टली इस तरह लोग लेके आते हैं, पर 100% चीज़ें नहीं मिलती, हम सिमिलर चीज़ें देते हैं। अभी पाकिस्तान के जो फिल्म एक्टर थे क्या फवाद खान, उन्होंने पहनी हुई थी, काफ़ी लोगों को लेके आए थे। फिर मरियम नवाज होती हैं, जिस तरह बड़े बड़े एक्टर्स वगैरह कोई भी पहनती हैं, जिस तरह मूवीज़ में आती हैं तो लोग लेके आते हैं, पर 100% डेफिनेटली चीज़ नहीं मिलती, हैंडमेड होती है। हम सिमिलर चीज़ इनएक्सपेंसिव रेंज में उनको दिखाते हैं। क्वालिटी में वैसे ही होती है रेप्लिका जब आप बनाते हैं या थोड़ी सी? नहीं, काफी फर्क होता है। वो पश्मीना होता है फाइन, ये वुल होता है, वो हैंड वोवन होता है। हम ये कह सकते हैं ये सिर्फ स्टाइल के लिए हो सकता है। इसी तरह अब चीजें देखें, शॉल्स का कांसेप्ट भी चेंज हो गया, शॉल्स अब मोर फैशनेबल हो गया। आज से 20 साल पहले शॉल्स इंसान पहनता था अपने आप को कवर करने, गर्म करने के लिए, अब वो चीजें फैशन के हिसाब से हो गई हैं, तो उस हिसाब से चीजें आ रही हैं। अच्छा, ये अब मर्द हजरात की शॉल्स भी हमें नजर आ रही है, इसमें ट्रेंड बता दें कौन कौन से? मर्द हजरात पहले ट्रेडिशनली हमें यहाँ जो शालें या जो शुक्र है आपको मर्द हजरात की याद आ गई जाते जाते। वो देखिए ना, छोटा
छोटा सा रैक लगा हुआ वही ना, ट्रेडिशनली ये जो हमारी है मर्द हज़रात की शाल, ये हमारे लोकल बनती है, स्वात में बनती है। अच्छा। दूसरा यहाँ जलालपुर जटा यहाँ पे बनती है, हम बनवाते हैं खुद, हम मैन्युफैक्चर इन चीज़ों की। ये 100% वूल है, ये 3 यार्ड में होती है। मेन शाल जो होती है 3 यार्ड में होती है। दिस इज वेरी क्लासिकल एंड ट्रेडिशनल शाल्स होती हैं। ये मोटी नहीं है, लेकिन क्या वार्म है प्रॉपर? डेफिनेटली वूल गर्म होता है। जो पुराने वक्तों में जो कॉन्सेप्ट था वो हैवी लोग पसंद करते थे, अब लोग जितना लाइट वेट पसंद करते हैं, क्योंकि मॉडर्न चीज़ें आ गई है, केमिकल ट्रीटमेंट फैब्रिक आ गया, उसको नरम किया जाता है। पहले चीज़ें नहीं होती थी, इसलिए हैवी होती थी। तो ये किसकी जेब पे ज्यादा भारी होती है, ख्वातीन की? वैसे तो मर्दों की, दोनों सूरतों में मुझे इसका जवाब पता है, लेकिन दिलीप भाई दे दे तो अच्छा। नहीं, मर्द बेचारे अब लास्ट मोमेंट पे आते हैं, क्रेडिट कार्ड के टाइम पे आते हैं, बस उनके लिए यही होता है। अच्छा, मर्दों में भी क्या बहुत एक्सपेंसिव शॉल्स हैं? डेफिनेटली मर्दों में भी आती हैं। मर्दों में ओरिजिनल पश्मीना आता है या शातूश तो नहीं आता है, फिर कानी प्योर आती है, हर चीज़ की। अब देखें वक्त के हिसाब से पहले क्लासिकल चीज़ें चलती थी, अब मर्द हजरात भी मॉडर्न चीज़ें मांग रहे हैं। जिस तरह अभी हमने बनवाई इकत है, ये भी बड़ी क्लासिकल। अच्छा, मैं इसको अभी तक खवातीन की शॉल नहीं, ये मर्द पहन रहे। अब वो दौर अच्छा, यूनिसेक्स भी हो गई है ना, दोनों पहन सकते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह भी ये चीजें ये हो गई। अब वो दौर चला गया जो मर्द या खवातीन, अब तो यूनिसेक्स कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये भी मर्दों की वन ऑफ द फाइनेस्ट है। ये नहीं, आई थिंक इट्स गुड फॉर अ कवाली नाइट, इफ यू हैव अ कवाली नाइट। ये ट्रेडिशनल अच्छा है, कलर भी वैसा। एग्जैक्टली ये पहनते हैं। इसके अलावा यंग जनरेशन जो है फिर वो स्टोल साइज पहनते हैं। अच्छा, वेस्टर्न क्लॉथिंग पे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास मोस्टली फॉरनर्स भी आते हैं आजकल, फॉरनर्स बड़ा पसंद। अच्छा, ये आप कह रहे हैं वेस्टर्न क्लोथिंग के ऊपर? एग्जैक्टली। अरे ये मफलर टाइप यूज कर लेते हैं, स्कार्फ की तौर पे इस तरह पहना जाता है। अच्छा, ओके। क्योंकि ओवर लॉन्ग कोट्स होते हैं तो इस हिसाब से पहना जाता है। फिर ये बाहर के लोग भी जो रहते हैं वो पहनने, फॉरनर्स हैं यहाँ पे, फॉरनर्स बहुत पसंद करते हैं कश्मीर को, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा। कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं, थोड़ा सा सिलेबस से हट के सवाल है, जो रिलीजियसली कुछ सर्टन स्टफ को फॉलो ना करते हो, जैसे कुछ लोग सिल्क वगैरह नहीं पहनते, या रिलीजन की भी उसमें कुछ ऐसे लोग आते हैं कि हमें ये नहीं पहनना, ये ठीक नहीं है हमारे लिए। बेसिकली शालों के अंदर अब फिगरीन बनना शुरू हो गया। जिस तरह कोई फिगर्स हैं तो काफी लोग जो नहीं पहनते रिलीजियस के, इसमें नमाज नहीं हो सकती, लेकिन यंग जनरेशन पहनता है। ठीक है। ओवरऑल कोई इसमें कोई रिलीजन वगैरह कोई ऐसे क्लाइंट्स नहीं आते, नहीं, सिर्फ वो फिगर के हिसाब से कुछ लोग नहीं पहनते जो नमाज के हिसाब से। ठीक है। अब आखिरी सवाल हमारा, एक तो जिन लोगों ने शॉल्स लेनी है उनको कोई भी आप टिप अपनी एक्सपर्टी की बुनियाद पे दे दें, नंबर 1, और नंबर 2 भी बताएं कि इतना जबरदस्त कलेक्शन जो आपके पास है ये लोग आपसे कैसे ले सकते हैं, आप तक कैसे पहुंच लो। आयशा का तो प्लान बन गया ऑलरेडी, मेरा प्लान बन गया, मैंने डिसाइड भी कर लिया कौन सी वाली मुझे लेनी है। हम इस्लामाबाद सुपरमार्केट में हमारी ब्रांच है, ताजमहल के नाम से F6 सुपरमार्केट में, ताजमहल के लास्ट 20 ईयर्स से हम यही काम कर रहे हैं। शाल्स का ये कि बेसिकली अगर आपको है तो यू हैव टू फील इट। अगर आपको फील वूल की फील दे लेना, मोस्टली क्या चाइनीज चीजें बहुत है, वो फ्लफी होती हैं, वो फ्लीस टाइप होती हैं। तो ये चीजें होती है, अगर आप आएंगे तो मैं आपको बता भी सकता हूँ, आपको ओपिनियन भी दे। कोई गारंटी भी देते हैं आप स्टफ की कि व्हाट आई एम सेइंग इज? देखिए, पश्मीना प्योर पश्मीना जितना भी होगा उसके ऊपर हल्की बुल्की बुर आनी है, दैट्स अ साइन ऑफ पश्मीना। अगर एक्रेलिक सिंथेटिक है उस पर बुर नहीं आएगी। अच्छा, हमारे जो देखने वाले हैं वो अगर आपके पास आते हैं और आके कहते हैं कि हमने सुबह से आगे में आपको देखा था, आप डिस्काउंट देंगे उनको? डेफिनेटली, क्यों नहीं डिस्काउंट देंगे। चलिए जी, जितने लोग देख रहे हैं ना, आप जाके डिस्काउंट ले सकते हैं हमारे शो का नाम। वैसे भी लेती हैं, उनको पता होता है। नहीं, डेफिनेटली दिलीप भाई इस हिसाब से भी, इस माध्यम से डिस्काउंट देंगे आपको। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से बताया, हमने एक डिफरेंट कलर ट्राई किया। ज़ैनब, थैंक यू, और आपका भी डियर व्यूअर्स बहुत शुक्रिया फॉर वाचिंग। हमने कोशिश की एक डिफरेंट टच आपको दें, सर्दियों को लेकर ऑफ एंड ऑन हम ऐसे टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे जो कि आपको सर्दी की वाइब देते रहें। पता नहीं बारिश तो होनी है नहीं होनी, लेकिन इस सर्दी को लेकर हम स्क्रीन को कम से कम आबाद। मैं तो वाइब ले रही हूँ फुल, ये शॉल पहन के ना। ये क्या ख्याल है? ये महंगे वाली है, महंगे वाली तो महंगे वाली की। आई होप इट्स नॉट आसिफा स्टाइल बख्तावर नासिफा, वो दूसरी वाली। एक क्विक ब्रेक हमने ले लिया, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे विद थैंक्स। प्लीज गिव अस योर फीडबैक, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू सबसे आगे। जी, अब कुछ बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा जो सर्च इंजन है गूगल की, हम आपको पता है कि जब दिसंबर शुरू हो जाता है ना, तो इस तरह से चीज़ें सामने आती रहती हैं, लिस्ट सामने आती रहती है कि लोगों ने क्या क्या सर्च किया। अब लोगों ने क्या क्या सवाल जो है वो पूछे, गूगल ने एक लिस्ट जारी किया, वो लिस्ट बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, उस पर एक पैकेज तैयार किया है, आइए देखते हैं। गूगल पर सवालात की बहार। पाकिस्तानियों ने 2024 में गूगल से दिलचस्प सवालात पूछे। पहला सवाल था पोलिंग स्टेशन कैसे तलाश करें। सियासत से मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन फिर सवाल नंबर 2 ने कमाल कर दिया। दादी के मरने से पहले लाखों रुपए कैसे कमाए। सवाल के कॉम्बिनेशन ने लोगों को हैरान कर दिया। ये सवाल गूगल पर दूसरे नंबर पर रहा और बात यही खत्म नहीं हुई। किसी ने पूछा फूलों को ज्यादा देर तक ताज़ा कैसे रखे, तो कोई अपनी चीज की फिक्र में था।
घास का दाग कैसे निकाले। फिर आए वो लोग जो YouTube वीडियोस डाउनलोड करना चाहते थे और साथ में ये भी जानना चाहते थे सरमायाकारी के बगैर कैसे पैसे कमाएं, मतलब शॉर्टकट, मतलब अमीर होने के ख्वाब वो भी फ्री में। और सबसे दिलचस्प 4 साल के बच्चे को इश्तराक करना कैसे सिखाए। भाई गूगल से तो अब तरबियत भी करवा ली जाए। ये सब कुछ बताता है कि गूगल हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं, हमारा शरीके हयात बन चुका है। तो सवाल ये है कि अगले साल आप गूगल से क्या पूछेंगे, क्योंकि गूगल पर हर सवाल का जवाब है, बस सोच शर्त है। वाओ, पैकेज वाज इंटरेस्टिंग। आपने सबसे ज्यादा गूगल से क्या सर्च किया, आपको याद हो इन 2024? मैं मोस्टली जो एब्रीवेशंस होती है ना उनके बारे में जरा ज्यादा पूछती हूं, या फिर ये हॉरोस्कोप जो है ना वो भी मैं देखना समटाइम्स इंटरेस्टिंग होता है ना। आई होप आपने भी जो सर्च किया उसका रिजल्ट आपको मिला। गूगल एक बहुत अच्छा दोस्त है जो हमें बहुत हेल्प करता है। सारे टूल्स अच्छे हैं अगर हम उनको अच्छे से इस्तेमाल करें। इसीलिए वो कहा ना शरीके हयात बन गया, एक तरह से जिंदगी का साथी बन गया हमारा। आई होप हम भी आपकी जिंदगी के साथी एटलीस्ट फॉर 2 आवर्स आप हमें एंजॉय करते हैं हमारे कंटेंट को। इस नोट के ऊपर प्रोग्राम खत्म करते हैं, लेकिन कल इंशाल्लाह दोबारा आएंगे। फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए, अच्छा सा दिन गुजारिए और हमें मिस कीजिए कल तक। अल्लाह हाफिज।